हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई थिंक सब लोग मस्त होगा और प्रिपरेशन बढ़िया से चल रहा होगा। अभी आज हम डिस्कस करेंगे जो 24 वाला जो पेपर था, जो मेरा पेपर है, मतलब हम कैसे अटैम्प्ट किए थे, कितना अटैम्प्ट किए हैं और कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, वो सब सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जितना क्वेश्चन हम अटैम्प्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। मैथ का लगभग सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट ही होगा, कुछ क्वेश्चन ही बचा होगा, तो कभी बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आगे का जैसे तुम लोग जानते ही होगे कि पिछली बार लगभग 40,000 स्टूडेंट को हम लोग मेंटरिंग किए थे, लगभग 6-7 लोग। लेकिन इस बार का प्लानिंग मेरा कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि पूरा सीसेट का कोर्स जो है खुद अकेले संभालें, ताकि मार्केट में जितना भी कंटेंट है उस सबसे बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकें और लोवेस्ट प्राइस में। तो अभी मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल में क्रिएट किया हूँ, कल ही किया हूँ, उसको ज्वाइन कर लो सब लोग जो भी इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। और जो भी जिसको भी मेरा तरीका सही लगता हो, ठीक है। आगे और वीडियो का लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या प्लानिंग क्या करना है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उस पर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्राइस कब तक पूरा करना है सब कुछ हम लोग डिस्कस करके ही लेंगे, लेकिन लोवेस्ट प्राइस होगा, ठीक है, ये गारंटी है, और बेस्ट कंटेंट होगा। अभी तक टाइम मिल नहीं रहा था क्योंकि मेंस था, और अभी नेक्स्ट 24 तारीख से आईएफएस का भी मेंस है। बट अभी थोड़ा आईएफएस का मीन्स गैप मिल रहा था, कुछ टाइम मीन्स मिला, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आगे का जो कोर्स होगा वो अभी इस मंथ थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है, लेकिन अगले मंथ से मैं पूरा फ्री हूँ। तो मार्च के आगे तक नहीं जाएगा कोर्स, मार्च तक ख़त्म करने का सोचूंगा, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, ओके। चलो फिर डिस्कस करते हैं, केवल मैथ और रीजनिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। टू जो भी दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऐसा बोला हुआ है। तो एक तरह से हम लोग सोच सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर देखो, हर क्वेश्चन को एकदम तरीके से बनाना नहीं होता है। तरीके से बनाने में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम हम लोग तरीके से भी बनाएंगे, शॉर्टकट से भी बनाएंगे, ऑप्शंस को देख के भी बनाएंगे, ठीक है। देखो, मेरा क्वेश्चन हम जो बनाए हैं कुछ लिखे हैं और बन गया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इतना कम टाइम में कैसे बन गया। इधर देखो कि जो 2 वाला ऑप्शन है उसको काटना है, काटे हैं और आंसर आ गया है, तो ये कैसे हुआ, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हम लोग को कुछ पता है। जैसे 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर होना पड़ेगा। ऐसे 3 से डिविजिबल के लिए क्या होता है, 4 से क्या होता है, वो यहाँ पे 2, 3 और 37 दिया हुआ है। तो 37 के लिए भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, या पढ़ेंगे। तो इस पे हम लोग कैसे पता करना है, जैसे यहाँ पे देखो ये 2 to 2 है और पावर कुछ भी है, लास्ट में यहाँ 2 है, तो ये तो इवन ही होगा, ठीक है। और जो सेकेंड टर्म्स है ये क्या हो सकता है, तो ये 3 का पावर है, ठीक है। तो 3 का पावर क्या क्या होता है, 3 होगा, फिर 9 होगा, फिर 27 होगा तो उस पर 7 आएगा, फिर 81 आएगा तो उस पर 1 आएगा। तो इस पर देखो फिर 3 आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो 3 का कितना भी पावर लेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ भी पावर लेंगे, हमेशा ऑड ही आएगा, ठीक है। ये क्या है, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो ऑड ही आएगा। तो जो लास्ट वाला नंबर ही तो देखते हैं ना 2 से डिविजिबल के लिए, तो इवन और ऑड, तो ये वाला टर्म्स जो है इवन है और ये वाला टर्म्स हमेशा ऑड है, तो 2 से डिविजिबल कैसे होगा, ठीक है। बस इतना में ही बन गया, ठीक है। अब इसको इज्जत से बनाने जाएँ तो भी लगेगा यही कॉन्सेप्ट, लेकिन लेंथी हो जाएगा। जैसे कोई देखेगा कि 2 to 2 है तो इस पर 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 3 3 3 है तो 3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बचेगा 1 1 1 पर पावर समथिंग, इधर 1 1 पर पावर समथिंग, फिर कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। और वहाँ से फिर हम लोग ड्राइव करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। उतना नहीं करने जाएंगे, उतना टाइम भी नहीं रहता है।
जब पढ़ेंगे हम लोग तब ये सब तरीका पढ़ेंगे, ताकि अगर शॉर्टकट कुछ नहीं हो रहा है तो बनाने के लिए मेथड तो पता हो। ठीक है, इस पे भी देखो कि केवल 2 टर्म्स लिखे हैं और आंसर आ गया है। आगे भी ऐसे ही जो जल्दी बन सकता है उसको जल्दी बनाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा उस पर फंसते हैं, शॉर्टकट तुरंत स्ट्राइक नहीं हो रहा है, तो उस टाइम जो ये सब जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे तो टाइम बचेगा, तो वो सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरा था कि जो लेंदी क्वेश्चन है वो सबको स्टार्टिंग में छोड़ देते थे, एक बार पढ़ के देख लेते हैं, अगर तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो बनाएंगे। और बना रहे हैं उस पर भी अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, फंस जा रहे हैं, तो उसको भी छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, फिर लौट के आते हैं उस टाइम बनाते हैं। ठीक है, जैसे इस पे 8 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, इसको तुरंत स्ट्राइक नहीं किया था, छोड़ के आगे बढ़ गए, लेकिन फिर लौट के आने का टाइम नहीं मिला तो ये नहीं बनाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जैसे ये क्या है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्सड विथ हनी सो एज टू गेन 20%। ठीक है, 20% का गेन चाहिए हमको बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। जो हनी का कॉस्ट प्राइस है उसी में मिक्सचर को सेल कर रहे हैं, तो एक मिक्सचर जितना में ख़रीदे हैं उतना में ही सेल कर रहे हैं, उतना ही पैसा में सेल कर रहे हैं उसको। ठीक है, मतलब जितना रुपया पर केजी खरीदे हैं उतना में ही सेल कर रहे हैं, तो हम लोग मिक्सचर को ही बढ़ा दे रहे हैं, उससे भी गेन हो जाएगा। जैसे दूध में पानी मिला के बेचते हैं ना, तो 1 लीटर का दूध रहता है, उस पर आधा लीटर पानी मिला दे तो 1.5 लीटर हो गया, तो एक तरह से 500 ml का जो पैसा रहेगा उतना गेन हो जाता है उन लोग को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो हनी में वाटर मिक्स कर रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया है अगर कॉस्ट प्राइस हनी का, तो उस अगर 20% गेन करना है तो 120 रुपये में बेचना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो 120 रुपया तो सेम ही रहेगा, मतलब 120 रुपया कमाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर 100 ml या 100 लीटर मान लेते हैं हनी है, तो 120 लीटर हनी बनाना पड़ेगा उसको। तो एक तरह से क्या हो रहा है, 120 मतलब कितना हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 20 ml ऐड कर रहे हैं, 20 लीटर जो भी मान 20 लीटर ऐड कर रहे हैं, तो कितना परसेंटेज हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो परसेंटेज किस पे देखते हैं, हमेशा इनिशियल कंडीशन पे देखते हैं। ठीक है, तो 20 जो है 100 का कितना परसेंटेज है, 20%, बात ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइट मोस्ट डिजिट। राइट मोस्ट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट, ये हम लोग बार बार पढ़े हुए हैं। राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस। अच्छा, यूनिट डिजिट नहीं पूछ रहा है कि जैसे कोई भी नंबर है 000 बहुत 4 बार आ गया, इसके बाद यहाँ 1 आ गया मान लेते हैं, तो 0 के बाद जो पहला पॉइंट है, पहला नंबर है, वो क्या होगा। ठीक है, तो इस पे ये सब क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी यूज होगा ही। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इस पे देखो 30 पर पावर 30 है। ठीक है, तो 30 पर पावर 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे सबसे पहले कैसे सॉल्व करें नॉर्मल उसको देखते हैं। तो 30 पर पावर 30 है, तो इसको हम लोग 10 × 3 लिख सकते हैं 30 को। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दें अगर, तो 3 पर पावर 30 लिख सकते हैं और 10 पर पावर 30 लिख सकते हैं, तो ये वाला टर्म तो सारा 0 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा, वही पूछा हुआ है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का ही काम आया, लेकिन पहले थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ा। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये देख लो। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो 3 पर पावर 2 का जो भी नंबर होगा यूनिट डिजिट होगा वही उसका यूनिट डिजिट होता है। तो यहाँ भी अब क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो हम कैसे बनाएं, जैसे 30 है, ऐसे 30 × 30 कुछ लिख के देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, 0 तो सारा हट जाएगा, ये मैनिपुलेशन इस तरह से किए हम। यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिख दिए, 0 को ख़त्म कर दिए, 3 पर पावर 30 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से 4 से हम लोग जैसे डिवाइड किए, तो यहाँ से डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके इसको लिखे और आ गया आंसर। ठीक है, तो हर एक टर्म लिखना नहीं होता है, शॉर्टकट में बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं बन पाया था और लास्ट में टाइम भी नहीं मिला, तो इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। जैसे 421 है, 427 है, व्हेन डिवाइडेड बाय सेम नंबर। ठीक है, लीव द सेम रिमाइंडर एज 1। अगर 421 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, और 427 को भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक ही उसी नंबर से, तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, हाउ मैनी नंबर कैन बी यूज्ड एज ए डिवाइज़र। यहाँ नंबर ऑफ डिवाइज़र निकालना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द रिमाइंडर 1।
तो ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ चुके हैं, डिवाइजर क्या होता है, कैसे होता है वो चीज़। देखो तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारा तरीका होता है। एक तो रिमाइंडर जितना बचा हुआ है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे 421 है, इस पर रिमाइंडर माइनस करेंगे तो 420 बचेगा और इस पर 426 बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों का क्या करते हैं, सारा फैक्टर जो जो इसका डिवाइड करेगा वो सब निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 2 दोनों को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। ऐसे ही 3 भी करेगा दोनों को डिवाइड, ठीक है। उसके बाद 6 ही करेगा दोनों को डिवाइड और 1 भी करेगा, ठीक है। तो और भी कुछ कुछ करेगा, ठीक है, कुछ हो सकता है। तो हमको क्या करना है, दोनों को जो डिवाइड कर रहा होगा तो दोनों को मतलब कॉमन टर्म्स, ठीक है। 2, 3 और 6 है, यही सब कॉमन टर्म्स है। तो इसको 3 हो जाएगा इसका आंसर। 3 डिवाइजर है ऐसा जो कि दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग इसका पूरा निकालेंगे जितना भी फैक्टर है और देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि सेम रिमाइंडर बोला हुआ है तो दोनों नंबर को माइनस कर दो, ठीक है। ये हमको इतना स्ट्राइक मेरे दिमाग में उस टाइम किया था तुरंत कि उसके बाद नहीं आ रहा था तो छोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है। तो दोनों नंबर को माइनस कर दो तो 6 बचा। इसका नंबर ऑफ़ फैक्टर निकाल लो। तो 6 का नंबर ऑफ़ फैक्टर क्या क्या होगा, 1, 2, 3 और 6। लेकिन 1 नहीं हो सकता है क्योंकि अगर 1 डाल के देखेंगे हम लोग इस पर, मतलब 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा 421 कोई भी नंबर रहेगा सबको डिवाइड कर देगा, को डिवाइज़र निकालना है तो ये सब तीनों डिवाइज़र होगा, ठीक है। तो ऐसे भी 3 होगा। तो ये वाला फार्मूला मतलब ये शॉर्टकट आया कैसे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कोई भी नंबर है 421 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m मान लेते डिवाइज़र d है प्लस कुछ रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर क्या बोला है 1, ठीक है। ऐसे ही 427 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइजर सेम बोला था इसलिए डी रख दिए, रिमाइंडर 1। ऐसे आ गया ये दोनों क्वेश्चन। अब हमको डी नंबर ऑफ़ डीज निकालना था तो ये दोनों को देखो माइनस कर दें अगर हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से 6 आएगा तो यहाँ एक कोई n लिख दो, ठीक है। यहाँ पे n माइनस एम इंटू डी और इधर प्लस 1 माइनस 1 है तो 0 हो गया, इतना हो गया, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो d है वो 6 को काटेगा, ये सब तो इंटीजर होंगे तो d 6 को काटेगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, इसका नंबर ऑफ़ डिवाइजर क्या होगा, यही डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इसको माइनस करके ये निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक कैन एक्स कैन है हैज़ इतना लीटर ऑफ पेट्रोल, कोई एक कैन है एक्स जो 399 लीटर ऑफ पेट्रोल है एंड ए कैन वाई कंटेन 532 लीटर ऑफ डीजल, दे आर टू बी बॉटल इन ए बॉटल ऑफ इक्वल साइज। कोई कैन है उस पर कुछ लीटर पेट्रोल डाला हुआ है, दूसरा कैन में डीजल डाला हुआ है, दोनों को इक्वल साइज़ का बोतल में डालना निकालना है, ठीक है। सो डैट होल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बॉटल्ड, ठीक है। एक ही बोतल में नहीं डालना है, अलग अलग बोतल में डालना है, कुछ कुछ लीटर का बोतल होगा उस पर से डालना है। द बोतल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज एन इंटीजर, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3.5 लीटर 5.5 लीटर, 3 लीटर का होगा या तो 5 लीटर का होगा, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट बोतल साइज आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये जैसे मान लेते हैं कि 3 लीटर का बोतल अगर मान लेते हैं हम लोग तो 3 लीटर का बोतल में 532 लीटर क्या ख़त्म हो जाएगा, पूरा एग्जैक्ट ख़त्म होना चाहिए, और 399 लीटर भी एग्जैक्ट ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक तरह से कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो और उसका फैक्टर कर लो, बहुत सारा तरीका है। इस पर हम कैसे सॉल्व किए वो देखते हैं। जैसे 532 है, 532 को फैक्टराइज कर लिए, इसको तोड़ लिए तो इस पर क्या क्या आया, 2, 2, 7 और सॉरी 19 आया, ठीक है। ऐसे ही 399 को भी तोड़ लिए तो यहाँ भी आया 3, 7, 19, ठीक है। और इधर भी है 133, इधर भी 133 है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में से कॉमन देख लो क्या क्या है। तो कॉमन क्या क्या, 1 तो होगा ही, 1 लीटर का तो बना ही सकते हैं, ठीक है। ये इसको भरने के लिए, पेट्रोल को भरने के लिए 399 बोतल चाहिए और इसको 532 चाहिए, 1 का तो है ही। और कॉमन क्या है, 7, देखो 3 इधर में नहीं है, 3 इधर में है, 7 कॉमन है तो 7 लीटर का बोतल हो सकता है, दोनों को डिवाइड करा हुआ 7, ठीक है। फिर 19 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों जगह कॉमन है, ठीक है।
फिर 133 भी है, उससे बड़ा क्या है 256, 266, इधर 266 नहीं है। तो ये ही 4 लीटर का बोतल हम लोग रख सकते हैं, ताकि पूरा पूरा बोतल को जो है अलग अलग बोतल में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। ये सब क्वेश्चन को ध्यान देना, डिस्टिंक्ट है, एक प्राइम नंबर भी है, एंड ईच लेस देन 10। ठीक है, जो एक्स वाई जेड है एक तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दूसरा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए और लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लिख लो 10 से छोटा, 2, 3, 5, 7 और 11 होता, पर 11 है नहीं, इतना ही होगा 10 से छोटा। ठीक है, अब इसी में से एक्स वाई जेड तीनों को चूज करना है। 4 नंबर है, उसमें से 3 नंबर को उठाना है हम लोग को। ठीक है, उसका सम करना है। अब उसको देखना है कि जो एस है वो क्या क्या हो सकता नहीं हो सकता। तो यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। यूनिट डिजिट जो है ऑफ एस 4 ही है। ठीक है, 4 नंबर, उस पर 3 उठाना है हम लोग को। तो कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं वो देख लो। तो 3 ही कम्बिनेशन होगा। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, जैसे 2 + 3 + 5 कर लें, 2 + 3 + 7 कर लें। ठीक है, या 2 + 5 + 7 कर लें, और ये सब ये तो 4 कम्बिनेशन होगा। 3 + 5 + 7 कर लें, या तो ऐसे करके देख लो। ठीक है, जितना कम्बिनेशन बचा, क्योंकि कम है तो टोटल देख सकते हैं हम लोग। इसका सम कर लो और देख लो 0 आ रहा है कि 9 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, या ये ऑप्शन को भी देखा करो। यहाँ ऑप्शन जो है एलिमिनेशन टेक्निक लग सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन जीएस वाला जैसा दिया हुआ है, तो मैंने एलिमिनेशन टेक्निक अपनाया है और तुरंत बन गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है, जैसे यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9। देखो 3 नंबर, यहाँ से कोई भी 3 नंबर उठाओ। ठीक है, कोई भी 3 नंबर उठाएंगे, इससे सबसे छोटा उठाते हैं अगर, तो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, इसका सम जो है 10 आएगा। सबसे छोटा नंबर भी उठाएंगे 10, और सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे तो भी 19 नहीं होगा। तो कभी भी 9 यूनिट डिजिट में नहीं आएगा। तो 9, 2 दूसरा वाला जो ऑप्शन है काट दो। ठीक है, आ गया। ठीक है, और अगर तरीका से बनाने जाए तो ये चार ऑप्शन हो सकते थे मेरे पास, तो चारों का सम करो और फिर देखो ऑप्शन कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट एक्स बी द 2 डिजिट नंबर एंड वाई बी द अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ एक्स। ये सब क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं हम लोग, सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अगर जो प्रीवियस ईयर मेरा नंबर सिस्टम का नहीं देखा है उसको जाके देखो, उसके बाद ये सब को बनाना। अधिकतर जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है सब बन जाएगा। सारा क्वेश्चन रिपीटेड थीम से है। ठीक है, तो इस पर क्या बोला है कि एक्स 2 डिजिट नंबर है, तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन जब भी इंटरचेंज डिजिट को करवा रहा है, सब कुछ भी है, तो ऐसे करके मानते थे। ठीक है, तो एक्स को हम लोग 10a + b मान लिए। अब इसी को इंटरचेंज करके y बना दिया, तो y को 10 × b + a आएगा। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, इफ़ x + y इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। हम लोग x + y अगर कर लिए, ठीक है, तो x + y इतना आया। अब ये बोला है कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 99। ठीक है, इसको देखो, इसको अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बोला हुआ कि 99 है, तो 11 से 99 कट गया, तो a + b = 9 आ गया। ठीक है, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। जो x है, ये वाला जो टर्म्स है, वो कितना हो सकता है। ठीक है, तो a + b, यहाँ a और b तो फाइंड करना है ना, सच डैट a + b = 9। देख लो, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम लोग इस तरह में गलती ना करने के लिए जल्दीबाजी करने की उतना भी ज़रूरत नहीं है। देख लो कैसे क्या हो रहा है। इसको हम लोग PNC से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर है और 9 जिसका सम होगा, लेकिन उतना दिमाग क्यों लगाने जाएंगे, बहुत कम ही नंबर आएगा ना। देखो हाईएस्ट 8 तक ही है, तो देख लो बना के। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, a को 1 दे दिए, b को 8 देंगे चल जाएगा। अब 1 का काम खत्म हो गया। अगर 2 दिए तो इसको 7 दे सकते हैं, इसको 3 दिए तो इसको 6 दे सकते हैं, ऐसे करके इसको 8 दिए तो इसको 1 दे सकते हैं। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 8। बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है वेट ऑफ 6 बॉयज़ = वेट ऑफ 7 गर्ल्स। ठीक है, तो 6 लड़का का वेट जितना है उतना ही 7 लड़की का है। ठीक है, और अच्छा = वेट ऑफ 3 मैन = वेट ऑफ 4 वीमेन। तो ये पूरा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या बोला हुआ, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ द वीमेन इज़ 63 kg
वीमेन का वेट, एवरेज वेट, ये जो 4 वीमेन का वेट इक्वल टू है, ठीक, एवरेज वेट जो है 63 kg है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़, इसका और इसका रिलेशन चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, 6 बॉयज़ इक्वल टू 4 वीमेन, ठीक है। तो वीमेन का एवरेज वेट दिया हुआ है 4 इंटू 63, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ख़त्म, कितना इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन जो है PYQ जो डिस्कस किया वो सब में है, इस तरह का ही थीम रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइम्स द आवर एंड द मिनट एंड को इंसाइड इन द क्लॉक बिटवीन 10 AM टू 2 PM सेम डे में करना है। इस सब का तरीका होता है, ठीक है। जब क्लॉक का क्वेश्चन पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग तरीका भी पढ़ेंगे, मतलब फार्मूला बेस्ड भी होता है, पर हम फार्मूला प्रेफर नहीं करते हैं। जितना कम फार्मूला दिमाग में लेके जाएं एग्जाम में उतना दिमाग सही से चलता है। तो इस सब क्वेश्चन में हम बना के देख लेते हैं, जैसे क्लॉक का है, क्यूब का है, क्यूब कटिंग है, इस सब में बना के देखने में मुझे ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। अगर जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम फार्मूला भी पढ़ेंगे और कैसे नॉर्मली कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। तो 10 बजे से 2 बजे तक के बीच में कितना बार कोइंसाइड करेगा, तो जैसे ये वाला 9 बजता है, ठीक है, तो एक घड़ी, नॉर्मल घड़ी बना लिया, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना बार कोइंसाइड करेगा वो देख लो। अगर फार्मूला आता है तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो इसको इमेजिन करके देखना पड़ेगा, हमको इमेजिन करना भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो 10 और 11 के बीच में एक बार होगा, ठीक है, 12 और इसके बीच में एक बार होगा, और इधर में एक बार होगा, अंदाज़ा लगा के कर रहे हैं। इससे ज़्यादा 4-5 ये सब तो ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक 2 घंटा के बीच में मैक्सिमम एक ही बार कोइंसाइड कर सकता है, एक बार से तो ज़्यादा कोइंसाइड करेगा नहीं, तो इसीलिए एक बार यहाँ कर रहा होगा। अच्छा ये देखो, थोड़ा सा क्लॉक का पता होना चाहिए कि इसके बीच में एक बार, इसके बीच में एक बार, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, इसके बीच में एक बार, ठीक है। तो जब 12 बजता है ना, यहाँ से इसके जो 11 से 1 के बीच में ना एक ही बार कोइंसाइड करता है, जो कि 12 बजता तब, ये पता होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो 4 ऑप्शन में मार के आ जाओगे, ठीक है। तो इसके बीच में एक ही बार करता है कोइंसाइड, ठीक है, यहाँ एक बार करेगा, 11 से 2 के बीच में, 1 के बीच में एक बार करेगा, फिर 1 से 2 के बीच में एक बार करेगा, तो टोटल 3 बार कोइंसाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर, 2025 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये सब का भी पढ़ते हैं हम लोग, रिपीट कैलेंडर कब करता है, ठीक है। तो इसका 2-3 नियम होता है, उतना अभी नहीं पढ़ेंगे, सिंपल ये जो है 2025 है, तो देखते हैं लीप ईयर कब था, तो लीप ईयर कब होगा, 2024, ठीक है। तो 2024 लीप ईयर है, इससे जस्ट अगर 1 साल बाद का अगर देख रहे हैं हम लोग, तो 6 प्लस कर देते हैं तो रिपीट करेगा, 6 साल प्लस में रिपीट करेगा, ठीक है। ये नियम होता है, इसको कैसे आएगा वो हम लोग जब कैलेंडर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, वैसे शॉर्टकट में तुरंत बता देते हैं। जैसे लीप ईयर अभी अभी हुआ है 2024 में, ठीक है, और 2025 कब रिपीट करेगा ये देखना है अगर हम लोग, तो कैलेंडर रिपीट कब करेगा, जब जो 7 डेज़ का जो गैप है, ठीक है, 7 डेज़ का गैप जो है वो फिल हो जाएगा तब करेगा, ठीक है। तो अगर जैसे 2024 लीप ईयर था, ठीक है, 7 डेज़ का गैप फिल करना है, तो बीच में एक ही और लीप ईयर आएगा, ठीक है। जब अगर 7 दिन का गैप फिल करना है तो एक ही लीप ईयर बीच में आएगा, तो लीप ईयर जब आएगा तो उसमें +2 दिन ऐड हो जाएगा। इधर में जैसे 24 है, जैसे 25 से मान लेते हैं, ठीक, 25 है, 25 से 26 जाएंगे तो एक दिन का बढ़ेगा, 26 से 27 जाएंगे तो एक दिन का बढ़ेगा, 27 से 28 जाएंगे तो एक दिन का बढ़ेगा, तो फिर 28 लीप ईयर है, ठीक है। 28 से 29 जाएंगे तो 2 दिन का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टोटल 7 दिन का हम लोग को गैप फिल करना है, इतना भी नहीं कर सकते हैं, सिंपल 25 में से 6 ऐड कर दो, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, लेट PQRS बी द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट PQ बी ऑड, तो ये सब क्वेश्चन भी हम लोग किया हुआ है PYQ में, ठीक है। PQRS 4 नंबर है, डिस्टिंक्ट है एंड पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है एंड पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो PQ बोला हुआ ऑड है एंड RS इवन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में भी हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिना इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। भले ही यहाँ कोई एलिमिनेट हो नहीं रहा है, लेकिन हम लोग
इस सब क्वेश्चन को एलिमिनेशन से ही करेंगे। तो p माइनस आर का स्क्वायर, p जो है ऑड नंबर है और r इवन नंबर है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर, सबसे पहले ऑड माइनस इवन क्या होगा, हमेशा ऑड कोई भी नंबर ले लो ऑड, जैसे p को 3 ले लिए, r को 2 ले लिए, तो इसका माइनस करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा, तो ऑड का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, ऑड का स्क्वायर। और q इंटू एस, q जो है ऑड है और s इवन है, ठीक है। तो q और इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो ये कुछ भी आए, ठीक है, ये वाला कुछ भी आए, यहाँ वाला हमेशा इवन है, तो इवन इंटू कुछ भी हमेशा इवन ही होगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी इंटू करें, यहाँ पे कुछ भी इंटू करें, यहाँ देखो फिर से एस है, तो एस तो इवन ही है, तो इवन इंटू समथिंग, ये भी इवन ही होगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्यू प्लस आर, क्यू ऑड है प्लस आर, ये इवन प्लस ऑड, ऑड होगा, ऑड का स्क्वायर, ठीक है। और p प्लस एस ये भी ऑड होगा, तो ऑड का स्क्वायर इंटू ऑड, ये क्या ऑड होगा, हमेशा होना चाहिए, ऐसा देखना पड़ेगा। ऑड इंटू ऑड क्या होगा, 2-3 नंबर लेके देख लो, ठीक है। ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड ही होगा, तो इसीलिए ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज इतना। देखो ये सब का भी फॉर्मूलाज होता है, ठीक है, ये सब का भी फॉर्मूला होता है कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। तो इस पे क्या फॉर्मूला होता है, जैसे जितना आवर एंड है, ठीक है, इंटू 30 करते हैं, ओके, माइनस जो मिनट एंड है इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय, नहीं 5.5 केवल करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे जो भी आंसर आएगा वही एंगल हो जाता है, ठीक है। ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, क्लॉक जब पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, इधर है इंग्लिश, ये देखो ये भी बोल रहे थे, ये सब का भी फार्मूला होता है, ठीक है। पर एक बार बना के भी देख लो, केवल फार्मूला देखने से वही होता है, फिर दिमाग जब मतलब दिमाग टेंशन में रहता है तो कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। तो बना के देखने से और बना के ये देख लेने से तो फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखो, उससे काम हो जाएगा। व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स, टोटल कट्स कितना करना है ये देखना चाहिए, इससे डायरेक्ट फार्मूला से नहीं होगा। रिक्वायर्ड टू कट्स एक क्यूब, कोई एक क्यूब है, इंटू 64 आइडेंटिकल पीसेस, ठीक है। 64 आइडेंटिकल पीस में बांटना है, तो कम से कम कितना कट्स लगाएंगे उस पर, ठीक है। तो 64 पीस चाहिए अगर हम लोग को, तो कितना इतना क्यूब चाहिए हम लोग को, ठीक है। अगर 64 क्यूब चाहिए तो ये जैसे क्यूब है टोटल, ठीक है, इसको 64 क्यूब अगर बनाना है तो ये 64 कैसे होता है, इधर का जितना भी नंबर ऑफ़ क्यूब है, ठीक है, जैसे इधर 1 2 3 4 क्यूब है, इधर 1 2 3 4 क्यूब है, और ऊपर भी 1 2 3 4 क्यूब है। तो इसको टोटल हम लोग ये टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, इधर जितना भी क्यूब है, इधर जितना क्यूब है, इधर जितना क्यूब है, इसको इंटू करते हैं, तो एक तरह से n इंटू क्यू करते हैं। तो 64 इक्वल टू n इंटू क्यू, तो यहाँ से n जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, ओके, n 4 आ जाएगा, मतलब 4 क्यूब में हर एक जो साइड है वो 4 क्यूब में बांटना चाहिए, मतलब लेंथ और ब्रेथ वाइज, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग 4 क्यूब में बांट दिए, तो कितना कट रिक्वायर्ड होगा, जैसे ये एक कट मारे इस तरह से पूरा कट गया, ठीक है, ये दूसरा कट पूरा कट गया, ये तीसरा कट इससे काटे तो 4 क्यूब आ गया इधर में, ठीक है। ऐसे ही ऊपर में 4 लेयर आ गया, इसको इधर भी काटना पड़ेगा, तो इसको इधर से भी काट रहे हैं ऐसे करके, एक क्यूब एक बार में काटे, ऐसे करके 2 बार में काटे, ऐसे करके 3 बार में काटे, तो इधर भी 3 कट गए, इधर भी 3 कट किए, ठीक है, ओके। और क्या बचा, ये वाला अभी तक पूरा क्यूब बना नहीं है, तो अब ये वाला देखो, ये वाला एक बार काटे, ठीक है, ये वाला दूसरा बार, ये तीसरा, अब हम लोग का पूरा क्यूब बन गया, ठीक है। ये इस तरह से एक क्यूब बन गया, यहाँ से एक, ऐसे करके पूरा काउंट करेंगे तो 64 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना कट करना पड़ा, तीन करके तीनों साइड कट करना पड़ा, तो टोटल 9 कट्स करना पड़ा। अब ये सब को डायरेक्ट फार्मूला से बनाएंगे, ठीक है, तो दिक्कत हो सकता है, तो एक बार थोड़ा एनालाइज कर लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन गलती नहीं होगा।
ठीक है, कुछ फार्मूला होगा तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इस पे पहली बार में थोड़ा हम कुछ गलती भी कर दिए थे मतलब फिर इसको काट के फिर से बनाना पड़ा था। इन द एक्सप्रेशन, इतना कोई भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस पे से प्लस माइनस इनटू कुछ भी हो सकता है ये स्टार के जगह पे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हो सकता है, ठीक है, 2 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट निकालना है और नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या हो सकता है इस एक्सप्रेशन का, जब हम लोग स्टार की जगह पे प्लस और इनटू और माइनस को पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हिट एंड ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कोई तरीका ऐसा नहीं होता है एज सच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वही हिट एंड ट्राई किए हैं, तो इस पर कुछ गलती भी हो सकता है कि जो को आंसर जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस में थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो हम भी हिट एंड ट्राई से ही बनाए हुए हैं, कोई फार्मूला ये सब का होता नहीं है। तो हिट एंड ट्राई करते गए, जैसे अब हिट एंड ट्राई करने का भी तरीका होता है, मतलब एकदम अंधाधुंध कहीं से भी कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, एक वे में जाते जाओ, जैसे पीएनसी में बताए थे कि कैसे अप्रोच करना होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे कुछ तो एक ऑर्डर फॉलो करो तब छूटेगा नहीं। तो यहाँ भी वैसे ही किए हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा 2 बार प्लस और माइनस हो सकता है, तो इस तरह से ट्राई किए, जैसे पहला वाला ऐसे ट्राई किए तो इससे 3 आया, ठीक है, दूसरा बार ट्राई किए इससे भी 3 आया, तीसरा बार ट्राई किए इससे 2 आया, तो 3 वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर ट्राई किए तो इससे 1 आ गया, तो 2 वाला भी ख़त्म हो गया, फिर ट्राई किए तो सीधे 0 ही आ गया, तो 1 वाला भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 3-4 बार में बन गया, और जल्दी बन जाता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 0 आएगा कब, जैसे 5 किए, -4 किए, -3 किए, ठीक है, +2 × 1 किए, तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आया -2, और यहाँ से आया 2, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव बोला हुआ, पॉजिटिव नहीं बोला हुआ, नॉन नेगेटिव 0 तो नॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी ठीक है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6K डेज, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ मैन है, तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ मैन है जो कि 6K डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। वेयर K इज नेचुरल नंबर, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड। मतलब अभी n है, n से हम लोग को बढ़ाना है, अभी 10 लोग हैं मान लेते हैं, ठीक है, तो 10 लोग से कितना बढ़ाएं, सो डैट द वर्क कैन बी कम्प्लीटेड इन 5K डेज। अभी 6K डेज में कर रहे हैं, हम लोग को 5K डेज में ही कंप्लीट करना है, तो नंबर ऑफ मैन कितना बढ़ाएं, कितना परसेंटेज से इंक्रीज करना है, ये इसलिए क्वेश्चन अच्छा हो जाता है कि कितना मैन बढ़ाएं, केवल ये देता तो थोड़ा इजी होता है, तो कितना परसेंटेज से बढ़ाएं, तो दो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को करने के लिए क्या 2-3 कॉन्सेप्ट, एक तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, दूसरा है जो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो पता होना चाहिए, उसका मतलब थ्योरी पता होना चाहिए, तो जल्दी बन जाएगा। जैसे n आदमी है, 6K डेज लग रहा है उसको, ठीक है, तो टोटल कैसे करते हैं, n इंटू जो भी डेज है, ठीक है, और अगर m आदमी मान लिए हम लोग, m आदमी कंप्लीट कर रहा है, उसको कितना दिन लग रहा है 5K, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन जाता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो जो टाइम एंड वर्क है उस पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया, अब यहाँ से के कट गया, यहाँ से m जो है n के टर्म्स में आ गया, क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज निकालने दिया था इसीलिए इस तरह से कर लिए, तो m इक्वल टू इतना आ गया, तो n से कितना बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए परसेंटेज का यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 6/5 को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/5, ठीक है। तो ये अगर अभी नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, परसेंटेज में पढ़ेंगे। तो m इक्वल टू 1 + 1/5, तो ये क्या होता है परसेंटेज, इसको भी परसेंटेज, ये 100% है 1, और ये कितना परसेंटेज है 20%, ठीक है, इंटू n। तो ये n जो m है वो n का कितना है 20% ज़्यादा है n से, ठीक है, क्योंकि ये 100% 100 n तो है ही, 100% है तो ये n ही आएगा, और ये 20% और एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 20% हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा आदमी को, तब हम लोग 5K डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का ही है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। XYZ कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर, 8 आवर
एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई जेड है वो 6 आवर 8 आवर में कंप्लीट करा इंडिविजुअली। हाउएवर ओनली वन पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर। बोला हुआ है, कुछ कंस्ट्रेंट दे दिया कि हर एक घंटा जो है एक ही आदमी काम कर सकता है, दूसरा दो लोग हैं वो लोग काम नहीं कर सकते, वो लोग आराम करेगा, ठीक है। और नो बडी कैन वर्क फॉर 2 कंसिक्यूटिव आवर। अब ऐसा भी नहीं है कि अभी काम किए फिर अगला घंटा हम भी काम करेंगे, नहीं, अगला घंटा तुमको बैठना पड़ेगा, ठीक है। कंसिक्यूटिव काम नहीं कर सकता है। ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क। सारे लोग काम करेंगे। तो व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगेगा ये। तो ये सब के लिए डायरेक्ट फार्मूला कुछ नहीं होता है, ठीक है। तरीका पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो बन जाएगा। इसलिए फार्मूला पे मत भागो। अधिकतर क्वेश्चन बिना फार्मूला का बना रहे हैं, ठीक है। वहाँ टाइम भी उतना नहीं मिलता कि याद करें क्या है नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक्स जो है 6 डेज़ में काम करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालते हैं। 2-3 तरीका होता है, ठीक है, वो सब भी पढ़ेंगे। तो कैसे होता है, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालते हैं। तो इसका ये जो जितना भी दिया हुआ उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा। तो टोटल मान लेते हैं कि लेट टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है वो हम लोग अपने तरीक़ा से असाइन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल 24 यूनिट ऑफ वर्क है, ठीक है। अगर टोटल 24 यूनिट ऑफ वर्क है तो एक्स जो है कितना यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में काम करेगा ये देखना है। तो टोटल 24 यूनिट ऑफ वर्क है, वो 6 डे लगाता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 24 डिवाइड बाई 6, तो 4 यूनिट काम कर रहा होगा एक दिन में एक्स। ऐसे वाई जो है 3 यूनिट काम कर रहा होगा एक दिन में, जेड जो है 3 यूनिट काम कर रहा होगा एक दिन में। तो ये एक दिन का काम हम लोग को पता चल गया। अगर टोटल 24 यूनिट ऑफ वर्क है तो ये 4 यूनिट एक दिन में करता है, ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग को देखना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगेगा सच डेट कि 24 यूनिट ऑफ वर्क ख़त्म हो जाए, ओके। तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे बनाओ कि रिपीट नहीं करे। अब यहाँ ध्यान से देखो, वाई और जेड जो है ये लोग दोनों का सेम टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसको ईजी करने के लिए एक्स और वाई को इक्वल भी मान सकते हो, मतलब एक ही मान सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही काम, दोनों जो है वो सेम ही टाइम ले रहा है। और एक अच्छा और कर दिया है, मतलब इजी बना दिया है कि ये सब दोनों का जो टाइम है वो ज़्यादा है और हमको पूछा है मिनिमम, इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक्स और वाई को सेपरेट लें या इक्वल लें। अगर ये सब का टाइम जो है इसका जैसे 4 घंटा रहा, एक दिन में 4 यूनिट ऑफ वर्क कर लेता और ये 3 यूनिट ऑफ वर्क, तब मतलब अलग अलग लेना पड़ता हम लोग को, ठीक है। यहाँ दोनों ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएं, जेड को ख़त्म ही कर दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है जेड को, ठीक है। मिनिमम टाइम चाहिए तो एक्स वाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ वाई की तरफ तो जेड भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिपीट नहीं करेगा, देख लो, ठीक है। तो एक्स वाई एक्स ऐसे कर लिए। तो एक्स जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट, वाई 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट ऐसे करके। तो टोटल यहाँ तक में 6 बार में 21 यूनिट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है एक्स का बारी आएगा, ठीक है। यहाँ एक्स का बारी आएगा और हम लोग को 3 यूनिट ऑफ काम बचा हुआ है, 21 यूनिट ख़त्म हो गया। तो एक्स जो है 4 यूनिट ऑफ वर्क काम कर सकता है एक दिन में, उसको 3 ही यूनिट बचा हुआ है। तो कितना टाइम लगेगा, 3/4, तो 45 मिनट, ठीक है, बन गया। अब यहाँ बोलो कि ये तो वाई था, यहाँ जेड भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, पर जेड एक दिन में 3 ही यूनिट काम कर सकता है। तो उसका पूरा मतलब 1 आवर में, यहाँ सॉरी दिन बता देना बार, तो 1 आवर का बात हो रहा है, ठीक है। 1 आवर में वो जो है 3 यूनिट ही काम कर सकता है, तो उसको पूरा आवर लग जाता है। तो मिनिमम नहीं है, यहाँ एक्स को ही लगाना पड़ेगा जो ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो 6 घंटा और 45 मिनट लगेगा। अब इस सबको क्या फार्मूला लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव जीरोज आर देयर, ये भी रिपीटेड है। एट द एंड ऑफ इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। कोई भी नंबर है, इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज फाइंड करना है। तो इसके लिए वो कॉन्सेप्ट पता तो होना चाहिए। तो 10 जीरोज के लिए 10 चाहिए, 10 कहाँ से आएगा, 2 × 5, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, 5 निकाल लेते थे कि इतना नंबर ऑफ 5 आ रहा है, क्योंकि 2 जो है, नंबर ऑफ टूज जो है, अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर को इंटू कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टूज 5 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो नंबर ऑफ 5 कितना आ रहा है वो निकाल लो, वही नंबर ऑफ जीरो आ जाता था। तो ये जो भी नंबर है इस पे से नंबर ऑफ 5 निकाल लो कितना है, ठीक है। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है वो देख लो। तो जैसे यहाँ 1 में आएगा कि 5 नहीं आएगा, 2 में भी कोई 5 नहीं आएगा, 3 में भी कोई 5 नहीं आएगा, 4, तो पहला 5 में आएगा,
तो यहाँ 5 पर पावर कितना होगा, देखो पावर जो है दो बार में बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, तो 5 पर पावर 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 7 8 9 ये सब में नहीं आएगा, 10 में आएगा, तो 10 पर पावर डबल हो रहा है ना, तो 10 पर पावर 20, ऐसे करके सबको लिख लिए, ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग को देखना है कि 5 कितना बार आ रहा है, तो देखो यहाँ ये 25 है, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, तो 2 बार 5 आ रहा है, ठीक है, 2 बार 5 आ रहा है, जो पावर 50 है, ठीक है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 100 नंबर ऑफ 5 जो है वो केवल 25 पर पावर 50 से आ जाएगा। अब ऑप्शन को देखो, इधर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, पूरा क्यों निकालने जाएंगे, 100 से ज़्यादा होगा ही, तो ये 100 से ज़्यादा केवल एक ऑप्शन है, इसको मार के आगे बढ़ जाओ। तो अगर पूरा काउंट करना है तो पूरा काउंट करो, फिर 20 में से कितना 5 आएगा वो देखो, तो 20 में से एक ही 5 आएगा, 5 × 4 को 20 लिख सकते हैं, पर पावर 40 है, तो 5 पर पावर 40, ठीक है। तो यहाँ से 40 बार 5 आएगा, यहाँ से 30 बार आएगा, यहाँ से 20 बार आएगा, और यहाँ से 10 बार आएगा, तो सबको सम करो, और ये वाला 100 था, तो ये भी देखो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बनाना है, तो एकदम पूरा जब तक कैलकुलेशन हो उतना करना है, ऐसा भी नहीं करना, ऑप्शन को भी देखते रहना है, ठीक है। तो केवल इससे बन गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, कुछ गलत पढ़ लिए थे क्वेश्चन को, ठीक है, क्या है देखते हैं। ऑन January 1st 23 ए पर्सन सेव्ड Rs1, 1 जनवरी को 1 रुपया सेव करता है। ऑन January 2nd ही सेव्ड 2 मोर देन डेट ऑफ प्रीवियस डे, पहला दिन में 1 रुपया सेव करता है, दूसरा दिन में उससे +2, ठीक है, तो ये 3 रुपया सेव किया, फिर तीसरा तारीख इससे +2, तो 5 रुपया सेव किया, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ही सेव 2 रुपीज़ मोर एंड ये चलते जा रहा है। एट द एंड ऑफ विच डेट, ठीक है, वाज हिज टोटल सेविंग, यही हम गलत पढ़ लिए थे क्वेश्चन को, मतलब टोटल पढ़े नहीं या ध्यान नहीं आया कि टोटल सेविंग का बात कर रहा है, ये टोटल सेविंग का बात कर रहा है, मतलब ये सबका प्लस करके जो भी पैसा आएगा उसका बात कर रहा है, ठीक है, ये सबका प्लस, और हम केवल परफेक्ट क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, ये टर्म्स को दिमाग में मेरा कहाँ से आ गया, मतलब ध्यान से पढ़े नहीं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो ये टोटल सम करो, इसका सम करो और देखो कि कौन सा नंबर कौन सा डेट में जो है वो ऐसा नंबर आएगा कि परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्यूब भी होगा। तो ये सब पता होना चाहिए कि स्क्वायर कैसे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का, इस तरह से, और क्यूब भी, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस सब को सम करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग से सम करते जाओ और देखो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 15 तक सम करेंगे, 1 3 5 इस तरह से, तो इसका 64 आ जाता है, और 64 जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, इसलिए जो 8 दिन है उस पर फिर से ये जो कंस्टेंट बोला हुआ वो आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा गलत हो गया क्योंकि ये टोटल सेविंग नहीं पढ़े थे, तो क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिसिंग लेटर का है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सोचते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट जो है लेटर है उसको काउंट कर लो और देखो कि कैसे ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग काउंट करें तो 20 है, तो टोटल 20 लेटर्स हैं, तो 20 लेटर को क्या क्या ग्रुप बना सकते हैं, इसका जो भी फैक्टर होगा वो सब में, जैसे 2 4 5 10 ये सब में बना सकते हैं। तो सबसे जो छोटा है वो सबको थोड़ा इग्नोर कर दो, सबसे बड़ा है वो सबको भी इग्नोर कर दो, ठीक है। ये दोनों में से हम लोग ज़्यादा चांस होगा कि यही सब दोनों का ग्रुप बन सकता है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो जैसे 4 का ग्रुप बना है, इसका क्या मतलब है, यहाँ से लेके 4 तक, तो सी तक का एक ग्रुप बना है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 यहाँ तक का एक ग्रुप बना है, ठीक है। फिर 4 यहाँ तक आएगा, फिर 1 2 3 4 फिर यहाँ तक आएगा। तो ये सब में देखो कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। एक तरीका तो ये भी होगा कि 4 ऑप्शन है, चारों को पुट करके देख लो, ऐसे भी कर सकते हो, पर वो तरीका बहुत गंदा है, ठीक है। मतलब पहले ग्रुप बना लो उसके बाद पुट करो तो थोड़ा ठीक है, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी नहीं किए और पुट करके देख रहे हैं तो नहीं बनेगा, ओके। तो 4 ग्रुप बनाए, A-B-C ऐसा कुछ है, यहाँ D में अंत हो रहा है, या A से स्टार्ट हुआ, C में एंड हुआ, यहाँ D से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ D से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ B से एंड हो रहा है, यहाँ C से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ B से, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न होना चाहिए, जैसे यहाँ C से एंड हुआ, एक तो हो सकता है यहाँ भी C से एंड हो, या C के बाद D से एंड हो, ठीक है, या A से एंड हो, कुछ तो एक पैटर्न होना चाहिए ना, या तो रोटेट कर रहा हो या सेम ही लेटर हो, सब जगह D से एंड हो रहा हो, तो 4 से नहीं होगा,
ठीक है। तो हम लोग 5-5 का देखेंगे, ओके। और वो 5-5 का अगर हम तोड़े, जैसे 5-5 का तोड़े तो ऐसे टूटा, तो यहाँ दिख रहा है कि देखो डी 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 से एंड हो रहा है, तो सही है, 5 का बन सकता है, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे कैसे बढ़ें वो देखो। सबसे इस सब में क्या करना होता है, जो सबसे ज़्यादा लेटर जहाँ है वहाँ जाके देखो। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिट है, लेटर है, तो यहाँ कोई पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो बी भी रिपीट हो रहा है, ओके, और सी डी है। तो यहाँ क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी भी रिपीट कर रहा है। अब यहाँ देखो ए बी सी डी है, सब में ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, ठीक है। एक लेटर एक्स्ट्रा है, तो एक लेटर एक्स्ट्रा ए बी सी डी में से ही कुछ होगा ना, तो कुछ एक रिपीट कर रहा है। तो यहाँ सेकंड वाला में बी रिपीट कर रहा है, तो फर्स्ट वाला में क्या ए रिपीट कर सकता है, कर सकता है, ट्राई करते हैं, ठीक है। थर्ड वाला में सी रिपीट कर सकता है, ठीक है। लास्ट वाला में डी रिपीट कर सकता है। तो एक पैटर्न बन गया। अब इसको देखो कोई है क्या, ए सी डी, ए सी डी, ठीक है, मिल गया, बस खत्म, मार के आगे बढ़ो। तो ऐसे ही पैटर्न फाइंड करना होता है। ये सब भी प्रैक्टिस पे ही आएगा। 2-3 तरह से सोचना कैसे है वो हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखा था हमको, कैलकुलेशन, तो इसको छोड़ दिए थे, ओके। नेक्स्ट है, इस पर भी कैलकुलेशन हो गया है थोड़ा ज़्यादा। पीज सैलरी इज़ 20% लोअर देन क्यूज सैलरी, ठीक है, विच इज़ 20% लोअर देन आर सैलरी। आर का जितना भी सैलरी है उससे 20% क्यू का कम है, उससे 20% पी का कम है, ओके, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को करने के लिए किसी एक का 100 मान लो, ठीक है। तो किसका 100 मानेंगे, तो पी का सैलरी क्यू से 20% कम है, ओके, और क्यू का जो है 20% कम है आर से, तो आर को 100 मान लेते हैं। अगर क्यू को 100 मानेंगे तो भी बन जाएगा, किसी को भी 100 मानेंगे तो बन जाएगा, बस कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। अगर आर को हम लोग 100 मान लिए तो 20% लोअर, तो इसका देखो इंटीजर में आ जा रहा है, इसीलिए क्यू को 100 में मान लिए, मतलब सॉरी आर को 100 मान लिए। इससे 20% कम है इसका, तो इसका 80 हो जाएगा। इसका अगर 100 सैलरी है, इसका 80 हो जाएगा। अब इससे 20% कम, तो इससे 20% कम निकालेंगे तो 64 आएगा, ठीक है, 64 आएगा। अब हम लोग को क्या बोला है, बाय हाउ मच परसेंटेज इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। ये तो इजी है, कैसे कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया पता नहीं, किसी और का कैलकुलेशन होगा, ओके। तो पी और आर में रिलेशन पूछा हुआ है, एक तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पीज और आर कैसे रिलेटेड है, या बोला कितना, बाय हाउ मच परसेंटेज इज आर सैलरी जो है मोर देन पी सैलरी। आर का जो सैलरी है ज़्यादा है पीज से, ठीक है। तो ये 64 है और ये कितना है, 100 है। तो ये जो आर का जो सैलरी है 64 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है वो देख लो। तो 100 माइनस 64 डिवाइड बाई 64, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आ जाएगा 100 माइनस 64, 36/64। तो 36/64 परसेंटेज में था, इसलिए 100 से इंटू किए, या जो भी काट कूट के कुछ 56 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4। कोई कुछ नंबर था, उस पे से हम लोग को मल्टीप्लाई करना था 4 से, लेकिन हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई नंबर x है, ओके, x में से 4 इंटू करना था लेकिन डिवाइड कर दिए, ओके। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। तो ये दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे भी x मान के भी बना सकते हो, ओके। तो ये जैसे 4x है, 4x होना चाहिए लेकिन x/4 हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाल सकते हैं, 4x माइनस x/4, 4x माइनस x/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ये मैंने डिवाइड बाय x/4 करेंगे या 4x करेंगे। ये मेन क्वेश्चन, मतलब यही कॉन्सेप्ट, यही गलती कर देते हैं लोग कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। हम लोग को होना चाहिए था 4x, ओके, लेकिन हो गया x/4। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। तो ये मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कौन सा है, x/4, किसके चलते हो रहा है, x/4 के चलते हो रहा है। होना क्या चाहिए था 4x, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4x माइनस x/4, ओके, डिवाइडेड बाय 4x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस x/4, ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस इतना 15x/4, और नीचे में क्या था 4x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15x डिवाइड बाय 16x, सॉरी
15x डिवाइड बाई 16 x कर जाएगा। तो 15/16 का परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो। ओके, तो इतना से भी अब इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये साफ दिख रहा है 15 से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो 100 से थोड़ा सा ही छोटा होगा। 100 से थोड़ा सा ही छोटा क्या होगा, ये वाला। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन फिर देखना होता है। ओके, नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। ओके, 70% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। मान लेते हैं कि इंग्लिश है कुछ इधर, ये वाला इंग्लिश है, ये वाला हिंदी है, तो टोटल 80% स्टूडेंट पास किया हुआ है इंग्लिश में और 70% हिंदी में पास किया हुआ है। तो टोटल 100 स्टूडेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो 80 स्टूडेंट इंग्लिश में पास किया, 70 स्टूडेंट हिंदी में पास किया। अब 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो ये किसका सेट का क्वेश्चन है, तो सेट पहले बनाओ, इसका सेट बनाए। तो 15 फेल्ड इन बोथ, ये हम लोग पासिंग का सेट बनाए थे, ये जो गोला बनाए थे ये पास का था, तो दोनों फेल हो गया, तो ये बाहर होगा, ये दोनों गोला से बाहर होगा, इधर होगा। तो 15 स्टूडेंट जो है दोनों में फेल हो गया है। ओके, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसका परसेंटेज बताओ। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, यहाँ सेट का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, परसेंटेज भी बाद में निकालना पड़ेगा। ये अच्छा है यूपीएससी का। अब पहले केवल सेट का क्वेश्चन देता था, ठीक है, या तो परसेंटेज का देता था, अब मिक्स कर दे रहा है, मतलब बार बार देख रहे हैं, हर जगह परसेंटेज ले आ रहा है, तो परसेंटेज का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। हर एक साल कुछ टॉपिक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे पिछले साल पीएनसी का बढ़ा था बहुत ज़्यादा, इस बार पीएनसी का क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन है, या तो यूज़ कर सकते हैं दूसरी जगह, बाकी कम है। इस बार परसेंटेज का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस पर हम लोग को बोला है कि जो फेल हुआ है उसका परसेंटेज, तो सबसे पहले कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हुआ वो निकाल लेंगे। तो टोटल 100 स्टूडेंट है, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल होगा वही परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज कैलकुलेट ना करने के चक्कर में हम लोग 100 मान लिए, ठीक है। तो 80% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुआ है, इंग्लिश में पास हुआ है, और 70% स्टूडेंट हिंदी में पास हुआ है, ठीक है। तो दोनों बोथ में पास कितना हुआ है ये निकालना है। तो दोनों में पास हुआ है, ये कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता होता है, सर नीचे हाँ यह बना है। जैसे ये टोटल 100 है, ठीक है, टोटल यूनियन ए यूनियन बी ऐसे करते हैं, ठीक है। टोटल 100 है, 100 माने हैं, ओके। इस पे से क्या होता है, ए होता है, ये बी होता है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, ऐसे लिखते थे ना, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, तो ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला में पुट किए तो हम लोग का निकल गया 65, ठीक है। अच्छा ये 15 क्या है, 15 ए बी, अच्छा 3 है ना, यहाँ पे ये भी काउंट करना पड़ेगा, ये वाला भी तो काउंट करना पड़ेगा, ये टोटल प्लस ये टोटल प्लस ये 15, ठीक है। अब ये इसको किए, देखो जब हम लोग हिंदी को ऐड किए और ये इंग्लिश को ऐड किए, तो ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार ऐड हो गया, इसलिए एक बार माइनस करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट को एक बार ऐड करना है। तो यहाँ फार्मूला भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जो 100 है ये ए यूनियन बी केवल नहीं होगा, ठीक है। ये जो 100 है, 100 को हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो 100 है, 100 कहाँ से आ रहा है, ए प्लस बी, ये ए और बी को प्लस किए तो ये जो इंटरसेक्शन वाला था 2 बार ऐड हो गया था, इसीलिए एक बार माइनस किए, और प्लस जो बाहर वाला जो 15 था, ठीक है, इसलिए ए बी इंटरसेक्शन प्लस फिर प्लस 15, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन एच निकाल लिए, तो ये 65 आया, ठीक है। तो 65 स्टूडेंट दोनों में पास हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को पास का तो निकालना ही नहीं था, फेल का निकालना है, ठीक है। तो 65 स्टूडेंट दोनों में पास हुआ है, 15 स्टूडेंट दोनों में फेल हो गया है, ठीक है। तो ये हम लोग को ये वाला पार्ट है, ये वाला निकालने और ये वाला निकालने तो भी अपना काम हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट कैसे निकालें, ये टोटल 70 है, ओके, और ये वाला पार्ट 65 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 5। तो 5 स्टूडेंट ऐसा है जो ये केवल ओनली हिंदी में पास हुआ है, 5 स्टूडेंट ऐसा है कि केवल हिंदी में पास हुआ है, मतलब वो 5 स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो गया होगा, ठीक है। और इधर वाला जो है ये 65 है, इधर 80 है, तो यहाँ कितना होगा 15 स्टूडेंट ऐसा है जो कि केवल इंग्लिश में पास हुआ है, मतलब क्या हुआ, ये हिंदी में फेल हो गया है, तो ये वाला इंग्लिश में फेल हो गया होगा, ये हिंदी में फेल हो गया, तो वही निकालने बोला कि ओनली वन सब्जेक्ट में जो फेल हुआ होगा। तो टोटल कितना हो गया 20, टोटल 100 था, उस पर से 20 स्टूडेंट ऐसा है जो एक एक सब्जेक्ट में फेल है, तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 20, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आसान में कैसे बना सकते हैं, जैसे इस तरीक़ा से हम बना रहे थे, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, आ तो गया था, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए एक बार और तरीका डायरेक्ट निकालने की, अगर 80% स्टूडेंट पास हुआ है तो 20% स्टूडेंट फेल हुआ होगा इंग्लिश में,
ठीक है। और 70% स्टूडेंट अगर पास हुआ है हिंदी में तो 30% स्टूडेंट होगा जो कि हिंदी में फेल हुआ होगा। तो इंग्लिश मान लिए, ठीक है, अब इंग्लिश में 20 स्टूडेंट ऐसा है जो इंग्लिश में फेल हुआ होगा, ठीक है, और हिंदी में 30 स्टूडेंट है जो कि फेल हुआ होगा, क्योंकि 70% ही पास हुआ है। अब बोला कि 15% दोनों में फेल हो गया, तो ये जो कॉमन वाला है यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो ये जो ओनली हिंदी में फेल होने वाला स्टूडेंट कितना होगा, टोटल 30 स्टूडेंट हिंदी में फेल हुआ है और 15 स्टूडेंट यहाँ से आ गया, तो यहाँ से 15 आया होगा। यहाँ इस पर इंग्लिश में टोटल 20 स्टूडेंट फेल हुआ है और यहाँ से 15 आ गया, तो यहाँ 5 आया होगा, तो यहाँ से 5, यहाँ से 15, तो टोटल 20 स्टूडेंट फेल हुआ है। तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 20% हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब सोच पाओ, हमको भी कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो गया था, इस पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया था, तो दूसरा तरीका से भी बनाए तो इस सेम ही आया, तो फिर मार के आगे बढ़ गए। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, ये फादर सेड टू हिज सन, ओके, एन ईयर बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। एन ईयर पहले जो फादर का एज था, जो सन का एज है अभी, और एन ईयर पहले था फादर का, तो सन का एज इक्वल टू फादर माइनस एन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है माई प्रेजेंट एज इज़ 4 टाइम योर एज एन ईयर बैक। बोला तुम्हारा एज जो है अभी कुछ भी है, अभी हम लोग सन का एज ऐसे मान लिए, उससे एन ईयर बैक माइनस एन, ये जो भी आया इसका 4 गुना ज़्यादा एज जो है मेरा अभी का एज है। तो फादर का अभी का एज एफ़ माने थे, सन का अभी का एज एस माने थे, तो एफ़ इक्वल टू 4 इंटू इतना। अब 2 ये क्वेश्चन है, मतलब 2 इक्वेशन है, इससे हम लोग को एस और एफ़ का वैल्यू निकालना है। एक और कंडीशन दिया हुआ था, सम ऑफ द प्रेजेंट एज, मतलब एस प्लस एफ़ इक्वल टू 130 भी दिया हुआ है, और यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, एस एन एन को हटा दो, एस प्लस एफ, एस और एफ में इक्वेशन बन जाएगा। जैसे हम यहाँ क्या किए, एन को हटा दिए, ये वाला एन इस पर पुट कर दिए, ठीक है यहाँ, तो इससे एक इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, यहाँ से एस और एफ का निकाल लो इंडिविजुअली, और डिफरेंस बोला हुआ तो एस माइनस एफ निकालना है, ठीक है। तो कर लोगे, इसको देख लेना। ये क्वेश्चन गलती हो गया, ये मुझे पता नहीं था, हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर 1 हेक्टेयर इक्वल टू इतना होता है, ओके। ये दोनों तो ठीक है पता था, तो इसलिए इसको मारे, इस पर तीनों आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछता यूपीएससी आजकल, ओके। क्या है कि 32 पर पावर 5 और 2 पर पावर 27, इसको देखते ही तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। 32 पर 32 क्या है, 2 पर पावर 5 ही तो है, 2 पर पावर 5 है यहाँ, तो इसको हम लोग 2 पर पावर 5 पर पावर 5, तो एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है, 2 पर पावर 25, और ये क्या लिखा हुआ है, 2 पर पावर 27, तो यहाँ से 2 पर पावर 25 को कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 5, तो 2 पर पावर 25 इंटू 5। अब इसको देख लो किससे डिविजिबल होगा, तो यहाँ 5 है, यहाँ इवन नंबर है, यहाँ 1 तो 2 निकलेगा, यहाँ 1 5 निकलेगा ही, तो कम से कम 10 तो होगा ही, मतलब 10 तो होगा ही, कम से कम क्या 10 होगा ही लास्ट में, तो 10 से डिविजिबल होगा, ओके। नेक्स्ट, लेट पी एंड क्यू विद अ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग पी इज़ लेस देन क्यू, ठीक है, पी जो है क्यू से छोटा है, एंड पी प्लस क्यू इक्वल टू के, ओके। पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान देना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के का क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, के सच दैट पी एंड क्यू जो है वो यूनिक वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व किया, ऑप्शन से। स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा था तो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किए, 3 से, के का वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो 3 से स्टार्ट किए, ठीक है। फिर 4 में जाएंगे, फिर 5 में जाएंगे, तरीका और भी होगा, ठीक है, ये नहीं, पर हम यहाँ एग्जाम में क्या तरीका लगाए वो यहाँ पे बता रहे हैं, और बन गया तुरंत, ठीक है, बन भी जाता है हर एक क्वेश्चन लगभग। तो p प्लस क्यू इक्वल टू 3 अगर माने तो देखते हैं p और q का वैल्यू आ रहा है सच डैट, ये रहना चाहिए, ध्यान रखना है कि q बड़ा होना चाहिए, जो q है p से बड़ा होना चाहिए, तो इसको 3 कैसे हो सकता है, 1 + 2 हो सकता है, और कोई तरीका तो नहीं है, ठीक है। तो और कोई तरीका नहीं है, मतलब यूनिक वैल्यू आ रहा है पी एंड क्यू का, तो 3 तो नहीं होगा, हम लोग को बोला डज नॉट। तो ऐसे ही 4 माने अगर हम लोग, ठीक है, तो 4 कैसे आ सकता है, 1 + 3, ठीक है, या तो 2 + 2, ओके, बट 2 + 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि p एक छोटा होना चाहिए, तो 1 + 3 ही हो सकता है, यहाँ भी यूनिक नहीं है, तो ये भी ख़त्म। अब 5 माने
तो 5 कैसे कर सकता है, 1 + 4 हो सकता है या 2 + 3 हो सकता है, यूनिक वैल्यू पी एंड क्यू का नहीं है, ठीक है। तो 5 हो गया, ओके। नेक्स्ट अब 2 क्वेश्चन डायरेक्शन का है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस पर हमको टाइम लगा था, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये वाला तो पहली बार में कुछ गड़बड़ भी कर दिए थे 47, फिर लौट के आगे बनाए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तो देखते हैं कैसे क्या है। ए पर्सन वॉकड 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, 100 मीटर स्ट्रेट, यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 100 मीटर किसी तरह भी स्ट्रेट चला हो, मान लेते हैं इधर चला, ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, इधर जा रहा था, इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, तो लेफ्ट टर्न किया 100 मीटर फिर से चला, अगेन टर्न लेफ्ट, तो अब इधर जा रहे हैं हम लोग, तो इधर लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट ठीक है, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 300 मीटर, ओके, तो 300 मीटर चला, देन टर्न राइट, अपना राइट टर्न किया और 100 मीटर चला, ओके, एंड रीच हिज ऑफिस, ये वाला जो पॉइंट है इसका ऑफिस है, ये वाला इसका हाउस था, ठीक है। इन विच डायरेक्शन डज ही वॉकड इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस, मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या होगा ये निकालना है, हाउस से किस डायरेक्शन में ये चला। इफ़ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये वाला जो यहाँ हाउस से इसका ऑफिस जो है वो नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा ये देखना है हम लोग को, तो बना लो नॉर्थ, और ये किधर होगा, तो ये इधर ईस्ट है इधर नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन में ऑफिस है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इधर है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो इसको लगभग 90 डिग्री इधर घुमाना पड़ेगा हम लोग को इधर, ठीक है। तो ये वाला ये भी 90 डिग्री घूमेगा तो इधर होगा, तो एक तरह से हम लोग साउथ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए होंगे, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको फिर से देखो, ये वाला डायरेक्ट अभी जो हम लोग बनाए थे डायग्राम, क्योंकि डायग्राम जैसे क्वेश्चन बोला एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते हैं ना, बनाते बनाते मतलब पढ़ते पढ़ते बना रहे हैं, तो हम लोग का जो डायरेक्शन आया था ये वाला डायरेक्शन आया था, पर उसने दिया हुआ इधर है, तो इसको ये वाला को रोटेट कर दिए 90 डिग्री से, तो पूरा स्ट्रक्चर रोटेट हो गया ना, पूरा ये स्ट्रक्चर ही रोटेट हो गया, तो ये वाला भी 90 डिग्री से रोटेट हुआ होगा, इधर हम लोग इस तरफ माने थे लेकिन ये साउथ तरफ है, तो वही पूछा हुआ है, ठीक है, तो साउथ। नेक्स्ट, ए पर्सन वॉकड 100 मीटर वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड अब हम लोग इधर वेस्ट मानते हैं, ठीक है, तो ये इधर चला, यहाँ से देखते हैं, इधर वेस्ट चला 100 मीटर, ठीक है, देन ही टर्न लेफ्ट, यही गलती क्या हुआ था, हम राइट मुड़ गए, ठीक है, लेफ्ट मुड़ना था, पहली बार जब बनाए थे तो राइट मुड़ गए थे, तो कुछ अलग आ गया था, ये वाला आगे आ रहा था, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन था तो इसको छोड़ दिए थे, आगे बढ़ गए थे, ओके। ही देन, अच्छा इधर मुड़ने के बाद 100 मीटर चला, देन ही टर्न 225 क्लॉकवाइज, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ओके। अब ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, तो इधर चल रहा था यहाँ से 225 डिग्री, तो 225 डिग्री कितना होता है 180 + 45, तो इधर चल रहा था तो 180 इधर चलेगा और 45 इधर आएगा आधा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा, ओके। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, अभी कौन सा डायरेक्शन में चल रहा था, ये वाला डायरेक्शन है, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ये ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, तो ये वाला नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, ओके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओके। अब कंक्लूजन क्या है, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिल्क, यहाँ क्या बोला कि प्रोड्यूसर का बात कर रहे हैं, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्या है वो सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या इससे हम लोग ये ड्राइव कर सकते हैं कि हम लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर दाल का भी है लेकिन फिर भी लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है, तो ये भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गया, तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन इज गिवन, ठीक है, स्टेटमेंट उसी का वैसे क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ m and n वेयर m and n आर नेचुरल नंबर, सबसे पहले ध्यान देना है नेचुरल नंबर है, ठीक है, m and n तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, बस इतना दिया हुआ कि नेचुरल नंबर है,
1 2 3 ऐसे सारा कुछ हो सकता है। ओके, अब स्टेटमेंट 1 ऐसा है क्या, ये देखना है। m प्लस n जो है बड़ा है m इंटू एन से, एन m इज़ बड़ा n से m बड़ा है, ऐसा हो सकता है क्या, ये देखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कुछ और भी है क्या, और आर द वैल्यू ऑफ m एंड n वेयर इतना, ठीक है ओके। हाँ, अच्छा वैल्यू ऑफ m एंड n निकालने बोला, ठीक है, ये मिसिंग हो रहा। वैल्यू ऑफ m एंड n निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो ये वैल्यू मतलब ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हम लोग निकाल सकते हैं m एंड n का वैल्यू, ऐसा है। ओके, m एंड n का वैल्यू निकाल सकते हैं इतना जितना भी दिया हुआ है उससे। तो m प्लस n वाला स्टेटमेंट है, m प्लस n जो है सच डेट m n से बड़ा है और m जो है बड़ा है n से, ठीक है। क्या ये पहला स्टेटमेंट से m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यही होगा, ये बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब यूनिक वैल्यू आना चाहिए। ओके, तो इसको अगर हम लोग देखें तो m से कुछ बड़ा ले लेते हैं, जैसे इसको 3 ले लिए, इसको 1 ले लिए। ओके, तो 3 प्लस 1 4 आ रहा है, तो 4 बड़ा है m इंटू एन से, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब इसको अगर हम लोग कुछ भी ले लें, 4 ले लें, इसको 1 ले लें, ठीक है, तो 4 प्लस 1 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये तो नहीं निकल रहा है, मतलब m और n का डेफिनेट वैल्यू, यूनिक वैल्यू नहीं निकल रहा है, कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू 1 रख लें, m का कोई भी वैल्यू रख लें 1 छोड़ के, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हम लोग यूनिक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज़ 24। अगर प्रोडक्ट m एंड n का 24 है तो क्या m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं केवल यही स्टेटमेंट को देख के। तो 24 को हम लोग दो भाग में कैसे तोड़ सकते हैं, 1 इंटू 24, 2 इंटू इतना, इस तरह से तोड़ सकते हैं 3 पार्ट में। तो यहाँ तो दिख रहा है कि 4 ऑप्शन है, यहाँ भी यूनिक वैल्यू है ही नहीं, तो स्टेटमेंट 2 से भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं ऑप्शन क्या बोला है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन। नहीं, दोनों स्टेटमेंट एलोन करके दोनों में से कोई नहीं निकाल सकते हैं। ओके, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट एलोन, ये भी गलत हो गया। ओके, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर आइदर ऑफ द स्टूडेंट एलोन, ठीक है। अभी तक टुगेदर वाला तो नहीं देखे हैं, पर ये वाला सही है अभी तक। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट तो अच्छा, कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बोथ। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करें तो क्या क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, दोनों मतलब इसको यूज़ करें तो ये 4 ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन में हम लोग को इसको फिट करना है, तो इसको m बड़ा वाला चाहिए, तो ये वैल्यू ये सब में से m को उठाएंगे और ये सब में से n को उठाएंगे, ठीक है। तो जैसे 1 प्लस 24 जो है बड़ा है 1 प्लस 24 ये इससे बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, कहाँ गया, जैसे m को 24 मान लिए, सॉरी 12 मान लिए, इसको 2 मान लिए और इसको 12 माने, तो 2 प्लस 12 क्या 24 से बड़ा है, नहीं, ठीक है। ऐसे ही 3 प्लस 8 क्या 24 से बड़ा है, नहीं। ऐसे 4 प्लस 6 भी बड़ा नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला 1 एंड 24, तो यूनिक वैल्यू आ रहा है। अगर इसको यूज़ किया उसके बाद इसको यूज़ किए तो यूनिक वैल्यू आ रहा है, मतलब दोनों को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों को इंडिविजुअली यूज़ करें, अगर केवल एलोन एक एक स्टेटमेंट एलोन यूज़ करते हैं तो नहीं निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। टाइम चाहिए हम लोग को, टाइम रिक्वायर्ड, ओके। टाइम, डिस्टेंस, ये सब का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हो सकता है यूज, देखते हैं क्या बोला हुआ कि द साइज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ इतना मेगाबाइट, सॉफ्टवेयर का साइज़ दिया हुआ है 12 MB है। द ट्रांसफ़र रेट इज़ इतना किलो बाइट पर सेकेंड। देखो ट्रांसफ़र रेट दिया हुआ है, ये बाइट दिया हुआ है, एक तरह से क्या है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये स्पीड दिया हुआ है। तो डिस्टेंस और स्पीड हम लोग को टाइम निकालना है, तो क्या केवल डिस्टेंस अगर पता है तो टाइम निकाल सकते हैं क्या, नहीं। केवल स्पीड पता है तो टाइम निकाल सकते हैं क्या, नहीं, डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये दोनों का यूज़ करके ही निकाल सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हम केवल ऑप्शन देखिए, तुरंत क्वेश्चन बन गया, कुछ भी कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आना चाहिए दिमाग में ना कि ये इसको जो है ये
डिस्टेंस जैसा चीज़ है, या मतलब कुछ मेगाबाइट, ये किलो बाइट पर सेकेंड दिया हुआ है, तो एक तरह से स्पीड जैसा चीज़ है, ट्रांसफ़र रेट जो है, कितना ट्रांसफ़र करना है, दोनों को यूज़ करेंगे तभी टाइम निकलेगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, ये क्या है, दिया हुआ है कि एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज़ लेस देन 100 ईयर बट मोर देन 10 ईयर। पी एंड क्यू का जो एज है वो 100 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है, बट लेस देन 10 ईयर है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द एज ऑफ पी द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ क्यू। बोला हुआ है कि देखो यहाँ पे फिर से वही है कि किसी एक पी का एज किसी को मान लिए 10x प्लस वाई, ठीक है, और क्यू का एज मान लिए 10y प्लस एक्स, क्योंकि इंटरचेंज कर बोल रहा है कि अगर पी का एज को इंटरचेंज कर दिए डिजिट को, ठीक है, तो क्यू का एज बन जाता है, ठीक है। तो ये पी का एज है, ये क्यू का एज है। ओके, अब हम लोग को क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज, देयर एज का डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों का डिफरेंस ले लो, तो ये दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो ये कितना आएगा, 9x माइनस वाई। देखो ये सब क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग को, जितना पी वाई क्यू है सारा थीम वही सब है। ये दोनों को डिफरेंस लेंगे तो 9 कॉमन आएगा, x माइनस वाई आएगा, और इधर कुछ भी वैल्यू मतलब इतना आएगा डिफरेंस, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये डिफरेंस पूछा, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है हम लोग को, इंटू 9 कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई का वैल्यू निकालना एक तरह से क्वेश्चन बोला हुआ है। अब हम लोग दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और x माइनस वाई का वैल्यू निकल सकता है या नहीं निकल सकता है ये देखना है। तो क्या बोला था, एज ऑफ p इज़ ग्रेटर देन एज ऑफ q। क्वेश्चन बस इतना ही है, मतलब इतना ही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि p का एज जो है बड़ा है q से, तो क्या हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि x का जो वैल्यू बहुत सारा आ जाएगा, जैसे 1 x को 1 मान लिया, y को 2 मान लिए, ठीक है। तो जो q का एज होगा 12 हुआ, 10 ईयर से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा। तो जो p का एज जो है वो 12 हो गया, तो q का एज 21 होगा, ठीक है। ऐसे ही 1 3 मान सकते हैं, तो 13 और 31 हो सकता है, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। तो यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है, तो केवल इससे स्टेटमेंट 1 से नहीं निकल सकता है। इतना में ही ऑप्शन देख के 2-3 ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है, या नहीं कटेगा, दोनों एक बार बना ही लो, उसके बाद देख, वैसे ऑप्शन देखते रहना चाहिए हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ, देयर सम ऑफ द एज इज इतना टाइम्स देयर डिफरेंस, ठीक है। अब क्या बोला, दोनों का एज का सम, ये दोनों का सम कर दो, ये दोनों का सम करेंगे तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, इज इक्वल टू 11/6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, और डिफरेंस ये वाला है, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है, इधर 0 आ गया था। ओके, तो ये एक इक्वेशन और आ गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 5y आएगा। ओके, अब हम लोग के पास एक ऑप्शन ये वाला है, ठीक है, ये मतलब ये स्टेटमेंट 2 को केवल देखें तो इससे ये आ रहा है, मतलब x को अगर 1 लेंगे तो y इक्वल टू 5 आएगा, x को अगर 2 लेंगे तो y इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है। अब क्या यहाँ से निकाल सकते हैं क्या एज दोनों का, यहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे, अगर x को 1 माने तो y 5 आएगा, ठीक है, तो ये 15 एज हो जाएगा p का, तो q का एज कितना हो जाएगा इसका, जस्ट डिजिट का उल्टा, तो 51। ऐसे ही अगर हम लोग x को 2 ले लें तो y इक्वल टू 10 होगा, तो y 10 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये 10 से तो बड़ा आ जा रहा है, मतलब ये 100 में आ जाएगा, 100 से छोटा नहीं आएगा ना। ऐसे ही अगर x को 3 लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 गुना है ना, तो 15, ये भी नहीं होगा, तो बस केवल यही हो सकता है। तो केवल यही ऑप्शन से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, p और q का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आंसर कैन बी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन, केवल इससे निकाल सकते हैं, निकाल लिए, बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट एलोन, ठीक है, केवल इस स्टेटमेंट को यूज़ करके हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते, तो यही मैच कर रहा है। दूसरे को भी देख लो काट के, ठीक है, स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट, नहीं पहला वाला से नहीं कर सकते, कट गया। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर, नहीं ऐसा तो नहीं है, उसका तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन टुगेदर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट 54, ये बहुत बड़ा दिख रहा था तो इसको हम छोड़ दिए थे। नेक्स्ट इफ़ ए, अच्छा ये क्वेश्चन भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, देखते हैं क्या है। इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी, ठीक है, प्लस मतलब माइनस है, ओके, और माइनस मतलब इनटू है, और इनटू मतलब प्लस है, बस सब कुछ चेंज कर दिया, ओके। और
ए, डिवाइड भी है, डिवाइड मतलब प्लस है, ठीक है। अब जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर हम लोग को चेंज करना है। देखो ऑपरेशन आर टू बी रिप्लेस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही बार में सारा ऑप्शन रिप्लेस हो जा रहा है। तो यहाँ प्लस है, तो प्लस की जगह पे इसका मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे ही माइनस है, तो माइनस के मतलब है इनटू, तो इनटू कर दिए, तो इसको चेंज किए तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो बॉडमास रूल पता है, सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, ये पता है, डिवीजन। तो यहाँ है डिवीजन, तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व किए तो ये आ गया 2, ठीक है। अब कौन सा सॉल्व होगा, इनटू, तो इनटू को सॉल्व किए तो ये 60 आ गया, तो इतना आ गया। तो 10 + 60 + 25, तो ये 10 + 25, ये 35 आएगा, 45 लिख दिए, ठीक है। जल्दी जल्दी में ये सब होते रहता है, कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन तो कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत होगा ही, ठीक है। तो 45 लिख दिए, 45 - 60 तो 15 आ गया, -15, तो -15 लगा दिया। नहीं ऐसा नहीं होगा, ये 35 होगा, 35 - 60 तो 25 -25 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ P मीन्स ग्रेटर देन, जहाँ भी P दिया हुआ है, जैसे यहाँ P दिया हुआ, इसका मतलब है ग्रेटर देन। Q मीन्स लेस देन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी रिपीटेड थीम है, इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, तो आगे क्या होगा बताओ। तो ये दो ऑप्शन, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला हुआ है कौन सा करेक्ट है। अगर इतना एंड इतना है, ठीक है, देन इतना होगा, तो इसको लिख लो। जैसे 2x, यहाँ s दिया हुआ है, तो s का मतलब क्या है, s मीन्स नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, ठीक है। एंड सॉरी कहाँ गया, नॉट लेस देन, s मीन्स लेस देन नहीं है, मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो s की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, ठीक है। एंड 3x t दिया हुआ है, t कहाँ है, t मीन्स इक्वल टू, तो 3x इक्वल टू 4z, ये दो दिया हुआ है। तो इससे क्या ये वाला आएगा, ये क्या है 9y, p इक्वल, p क्या है, कहाँ गया p इज़ ग्रेटर देन, तो 9y इज़ ग्रेटर देन 8z, ऐसा होगा क्या। तो यहाँ से निकाल के देखो, ये दोनों को यूज़ करके बताना है कि 9y इज़ ग्रेटर देन 8z होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ किए, तो इससे आया ये वाला। अब ये वाला देखो, ये तो उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही इसको भी निकालेंगे, तो ये भी, ये दिया हुआ है ये दोनों, ठीक है। यहाँ से एक किसी में पुट किए तो ये आया, ये भी यहाँ पे देखो x इज़ लेस देन इक्वल टू z केवल है ये वाला, पर हम लोग का क्या आ रहा है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 2z, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों गलत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्या है, ऐसे ही है। नेक्स्ट है, इफ़ इन ए सर्टेन कोड ABCD इज रिटर्न एज 24 एंड EFGH इज रिटर्न एज इतना, ठीक है। देखो कोड है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो इस पर क्या करना है, इस सब का पोजीशन के रिस्पेक्ट में नंबर लिख लो और देखो कि ये 24 कैसे आएगा, या तो प्लस होके आएगा ऐसे ऐसे, या तो इनटू होके आएगा ऐसे, ठीक है। यही सब माइनस होके कुछ एक एल्जेब्रिक टर्म यहाँ यूज़ करके, एल्जेब्रिक ऑपरेशन यूज़ करके ये वैल्यू आएगा। तो यहाँ दिख रहा है हम लोग को कि इनटू करके 24 आ रहा है, ठीक है। अब इसका भी वैल्यू लिख लिए ऊपर में, इसको भी इनटू किए दिया आ रहा है, बस कंफर्म हो गए कि जो उसका नाम पोजीशन है उसका बस इनटू किया हुआ, बस खत्म। इसका पोजीशन फाइंड कर लो, तो इसका पोजीशन 9, 10, 11, 12 है, ये सबको इनटू कर दो, ठीक है। तो इस सबको इनटू कर दिए तो इतना आ गया, ओके। नेक्स्ट है, इफ़ इन ए सर्टेन कोड पोर्ट इज रिटर्न एज इतना, तो ये क्या दिख रहा है, देखो ये डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, लेटर जो है वो रिपीट है, बट ये क्या है उल्टा करके, और एक आगे में ए लग गया, ओके। यहाँ ट्रैप है, ट्रैप देखो ये वाला यहाँ भी रिवर्स कर दिया, आगे में एक ए लगा दिया, ठीक है। क्या कर रहा है, जितना जो भी दिया हुआ उसको रिवर्स कर दे रहे हैं और स्टार्टिंग में ए लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको रिवर्स करो, स्टार्टिंग में ए लगा दो, ओके। तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये तो रिवर्स पैलिंड्रोम, सॉरी ये एन और आर रिवर्स हो जाएगा, ANERA ये आएगा और यहाँ पे ए लग जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ स्टार, ये सीरीज वाला सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब इस यहाँ पे क्या होगा ताकि ये पूरा जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे सबसे टफ लगता है, ओके। और क्यों, क्योंकि इस पे क्या होता है कि मतलब मैच करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न को
ये क्वेश्चन बनाने वाला का दिमाग में कौन सा पैटर्न आया होगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इस पर क्या यूज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए। ठीक है, तो एक मेरा जो तरीका होता है, एक सबसे मतलब ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए, और ये लगभग बन जाता है, कभी कभी थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। क्या करते हैं कि ये दोनों को माइनस करो, यहाँ से भी माइनस करो, यहाँ से भी माइनस, ठीक है, ऐसे माइनस करो। ओके, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 11 आएगा, यहाँ से 25 आएगा, यहाँ से 25 आएगा, सॉरी 45 आएगा। अब ये दोनों को माइनस करो। जब ये कब तक माइनस करते रहना, जब तक कोई एक सीरीज़, जो कोई सीक्वेंस का एक पैटर्न ऐसा बन जाए जो मेरा जाना पहचाना है। ठीक है, मतलब या तो AP बन जाए, या GP बन जाए, HP बन जाए, या कोई और सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इसका अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये 14 आएगा, फिर ये सब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। ओके, अब ये इसको माइनस करें तो ये क्या आएगा, 6। ओके, तो यहाँ से यहाँ जो भी नंबर आएगा उसका भी वैल्यू 6 ही आएगा। ओके, क्योंकि इसके बाद तो और नहीं दिया हुआ है ना, तो इतना में ही बन जाएगा। तो यहाँ जो डिफरेंस है 6, यहाँ भी डिफरेंस 6 आएगा। तो यहाँ वाला नंबर कितना आ जाएगा, 26। ये 26 हो गया, ये 45 है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस 20 आया था, तो ये दोनों का डिफरेंस ही तो ये वाला पॉइंट आया होगा ना। तो 45 में से 26 को ऐड कर दो तो 71। ओके, तो ये 71 क्या है, ये दोनों का डिफरेंस। यहाँ से 84 से 71 जोड़ दो, ठीक है, वही क्यों है 155। अब देखो 155 से ये अपने आप एक ऑप्शन में मिल गया तो इतना आ जाएगा। ठीक है, क्यों ये वाला तरीका इजी क्यों है, क्योंकि इस पर बन जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, इस पर तो कम कैलकुलेशन है। लेकिन और भी जो तरीका होता है वो फाइंड करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि स्ट्राइक किया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं बनेगा, पर इस पर तो बनेगा ही मेरा। ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते जाओ और ढूंढो पैटर्न। अब कुछ बन रहा है क्या, डायरेक्ट पैटर्न यहाँ से नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसका डिफरेंस लेके पैटर्न ढूंढेंगे। ओके, नेक्स्ट है, इस पर भी कैलकुलेशन ज़्यादा है, चलो देख लेते हैं। इन सम कोड लेटर PQRST रिप्रेजेंट नंबर इतना। ठीक है, PQRST जो है ये सब नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ नॉट नॉन विच लेटर रिप्रेजेंट विच नंबर, कौन सा क्या है पता नहीं। ठीक है, इफ़ Q माइनस S इज़ इक्वल टू 2S, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू 3S। ठीक है, एंड ये भी दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इससे ये वैल्यू आ गया। ओके, तो देखो Q का जो भी वैल्यू है इसका 3 गुना, सॉरी S का जो भी वैल्यू है उसका 3 टाइम्स जो है वो Q का वैल्यू होगा। तो यहाँ से देखो जो पाँचों नंबर में Q और S का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 4 इंटू 3 करेंगे 12 आएगा, तो 4 होगा S का वैल्यू, तो Q का वैल्यू 12 होगा, या 5 होगा तो Q का वैल्यू 15 होगा। तो एक Q और S का वैल्यू तो पता चल गया। 2 केसेस बन रहा है, या तो 4 एंड 12 का जोड़ी बनेगा, या तो 5 एंड 15 का। तो केसेस चेक कर लो। ठीक है, तो पहला केस मान लेते हैं S इक्वल टू 4, तो Q इक्वल टू 12 फिक्स हो गया। अब ये 4 और 12 ख़त्म हो गया, तो 5, 10 और 15 में से हम लोग को असाइन करना है T, R और P को। ठीक है, तो एक इक्वेशन और दिया हुआ है, तो इस पे S का वैल्यू पुट करो। S का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट किए, यहाँ पे। ठीक है, S का वैल्यू 4 पुट किए तो ये 7 आया, इसको उधर ले गए। अच्छा, T का वैल्यू क्या है, T का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो T इक्वल टू 2 का सम है, तो T तो सबसे बड़ा ही वाला ही होगा ना। ठीक है, तो अगर 15 पुट करके देखते हैं हम लोग, 15 ही बचा हुआ, 12 तो ले लिया, या 10 भी होगा। ठीक है, तो 15 T का वैल्यू 15 पुट किए, इधर 7 था, 7 को उधर ले आए तो -7, ये 8 हो गया। तो ये इधर R बचा हुआ, R इक्वल टू 8। ठीक है, R इक्वल टू 8, T इक्वल टू 15, R इक्वल टू 8 आ रहा है। 8 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे ये सब में से, तो ये वाला गया, 15 नहीं हो सकता है। ऐसे ही 12 के लिए देखेंगे तो 12 तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 12 तो ले चुका है ये, कौन लिया है, Q, तो 12 गया। 10 के लिए भी देखेंगे तो इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस बनाएंगे, ऐसा केस कि S को 5 दे देंगे और Q को 15। ठीक है, तो S को 5 ऐसे ही फिर से लिखे, T इक्वल टू इतना। अब Q को 15 दे चुके हैं तो T को 12 दे सकते हैं, उधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जा रहे हैं, तो इसको 12 दिए। ठीक है, -8 किए तो 4 आया, R इक्वल टू 4। तो R इक्वल टू 4 है क्या, हाँ 4 बचा हुआ है, जो 5 और 15 ले चुका है, 4 बचा हुआ है, तो R इक्वल टू 4 हो गया, R इक्वल टू 4 हो गया। अब T इक्वल टू 12 हो गया, तो एक क्या बच गया, P, तो P इक्वल टू जो बच गया, कौन सा बचा हुआ, 10।
बस अब काम खत्म हो गया, जो पूछा वो निकाल लो। पी प्लस आर माइनस टी, तो ये वैल्यू जो है 2 आता है और यूनिक वैल्यू है। ठीक है, अगर यूनिक वैल्यू नहीं रहता तो ये इनसफिशिएंट डेटा वाला में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग 260 पेज बुक। 1 से लेके 260 तक नंबरिंग कर रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ 5 कितना बार यूज हुआ है ये निकालना है। अब ये हम लोग जैसे कुछ याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये सब बहुत लोग याद भी रखता है कि कोई एक डिजिट जो है 1 से 100 तक कितना बार रिपीट हो रहा है याद कर लो। मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है, तो काउंट कर लेता हूँ, वहाँ पे काउंट कर लो। तो 1 से 100 तक जो है 20 बार 5 आएगा। कैसे, जैसे एक एक बार कब आ रहा है देख लो, 1, 15, 25 इस तरह से। फिर 50 से लेके 55 तक 60 तक एक एक बार 5 आ रहा है, पर 55 में 2 बार आ रहा है तो इसलिए 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर 65 से इतना, इधर 4 आ जा रहा है, तो ये टोटल मिला के 20 आएगा। ठीक है, 20 बार आ रहा है 1 से 100 तक, तो 100 से 200 भी 20 बार आएगा। ठीक है, तो 20 20 40 हो गया। और देख लो 60 तक में कितना आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना आ रहा है, 5 + 11 16, तो 20 + 20 + 16 कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है और वो सीक्वेंस को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे 1 1 है, 2 1 है, ओके, फिर 3 2 1 है, फिर 4 3 2 1 है, दिख गया डिक्रीजिंग, एक बढ़ा रहे हैं, 3 से स्टार्ट किया, यहाँ 2 से स्टार्ट किए, यहाँ 5 से स्टार्ट किया और डिक्रीज कर रहे हैं 1 तक। ठीक है, तो 28 टर्म चाहिए हम लोग को। तो 28 टर्म कब आएगा देख लो, यहाँ इधर 2 आ गया, इधर 2 3, इधर 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, फिर इधर 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक में आ रहा है अपने 21 या 22 आ जा रहा है। ठीक है, 22 टर्म आ जा रहा है यहाँ तक में। तो इधर 28 टर्म चाहिए, तो यहाँ पे 6 टर्म से आ रहा है। ठीक है, 1 तक नहीं जा रहा, कौन सा टर्म नहीं आएगा ये भी लिखना है। 7 से डिक्रीजिंग हो ना, 7 6 5 4 3 2 1 नहीं आएगा। अब ये सब हम नहीं लिखे हैं क्योंकि दिमाग में भी रखना, हर चीज़ को लिखने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा ना, तो बस इतना ही, इतना दिमाग में आ गया कि 6 टर्म है मतलब 1 नहीं है। ठीक है, तो अब बस क्या करना है, इसी सब का सम कर लेना है, तो सम कर लो। इसका सम हो गया 2, इसका सम 3 हो गया, जैसे 2 3, इसका सम 6 हो गया, फिर इसका 10 होता है, इसका 15 होगा, फिर इसका कितना होगा 21, फिर इसका होगा 28, लेकिन 1 नहीं है यहाँ पे। अगर 1 से स्टार्ट करते तो इसका होता 28, 1 नहीं है तो इसका 27 होगा। अभी सब का सम कर लो तो 84 आएगा। अब ये कैसे तुरंत लिखें, यहाँ सबको जोड़ेंगे क्या, यहाँ तुरंत ध्यान देखो, ध्यान दो अच्छे से। 1 + 2 3 आया, अब यहाँ एक्स्ट्रा क्या है 3, तो 3 को ऐड किए इसलिए 6 आया। अब यहाँ एक्स्ट्रा क्या है 4, तो 6 + 4 किए तो 10 आएगा, फिर यहाँ एक्स्ट्रा 5 है इसलिए 15 आएगा। इस तरह से जाते रहता है। ठीक है, थोड़ा देर रुकते हैं, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पीता हूँ, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल P Q and R, ठीक है, फॉर समथिंग, ए P कॉस्ट 25% मोर देन R एंड R कॉस्ट 20% मोर देन Q। फिर से देखो सेम तरह से क्वेश्चन है, कुछ पहले भी हम लोग एक तरह से क्वेश्चन कर चुके थे, इसमें लेस देन था, 20% लेस देन। ठीक है, तो इस पर हम लोग 100 किसको मानेंगे। इफ P इज कॉस्ट 25% मोर देन R एंड R कॉस्ट इज Q से R जो है Q से ज़्यादा है और P जो है R से ज़्यादा है, तो Q लास्ट में आ रहा है, तो Q को हम लोग मान लेंगे 100। ठीक है, तो 100 से 20% मोर, इसको 100 मान लिए, तो R जो है 20% मोर देन Q, तो ये 120 हो गया। अब ये 120 से 25% मोर, यहाँ से 25% मोर, तो 25% मोर क्या होता है 120 × 1.25। ठीक है, 25% मोर, तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, अब क्या बोला, P Q एंड R का जो प्राइस है टोटल मिला के इतना है। ठीक है, तो इसको देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ P, P का कॉस्ट निकालने बोला है। P 3 आर्टिकल है,
इस तरह से अरेंज है। एक का अगर 100 है तो दूसरे का 120 है और तीसरे का 150 है। तो हम लोग को P का निकालने बोला है, ठीक है। तो ये टोटल अगर इसको करेंगे हम लोग तो 370 आ जाएगा। तो इसको एक यूनिट मान लेते हैं, 370 यूनिट, ठीक है। मतलब 370 इंटू समथिंग किए होंगे ना, इक्वल टू जितना प्राइस है उतना कितना आइटम खरीदा होगा, ठीक है, मतलब कितना यूनिट होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग 1 यूनिट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इससे काटेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो 9 रुपीज़ हो गया, 1 यूनिट इक्वल टू 9 रुपीज़, ये रुपीज़ था, ठीक है। तो हमको कितना यूनिट का देखना है, 150 यूनिट का देखना है। तो 150 इक्वल टू 9 इंटू 150 जो कि 135 होता है और 0 एक लगेगा, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर AB एंड CD इज़ 3 डिजिट नंबर, इतना 2 डिजिट का सम जो कर रहे हैं, ठीक है, वो इतना है। वेयर द लेटर ABCDE डिनोट्स डिस्टिंक्ट डिजिट, इसका ध्यान रखना है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। किसी और का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ 1 है और इधर कुछ C A है, ठीक है, सारे डिस्टिंक्ट हैं, ओके। तो क्या कर सकते हैं, देखो B प्लस D इक्वल टू E होगा, हमको A का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। B प्लस D इक्वल टू E होगा, ओके, एंड A प्लस C इक्वल टू C। देखो A प्लस C इक्वल टू C तो नहीं हो सकता है, तो ये जो है 2 डिजिट नंबर ही होगा, ठीक है। तो A प्लस C 2 डिजिट नंबर होगा, तो ये 1C है, मतलब 10 प्लस C है ये। जैसे अगर C को 5 मान लिए तो 15 है, मतलब 10 प्लस 5, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इधर से देखो A प्लस C डिस्टिंक्ट डिजिट है, ठीक है। तो देखो 2 चीज़ हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि B प्लस D जो है ये E आए, E 10 से छोटा हो जाए, ठीक है। जैसे B प्लस D जो है ये E है जो कि लेस देन 10 है। लेस देन 10 मतलब यहाँ कोई कैरी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई कैरी नहीं आ रहा है, ओके, ये कुछ भी होगा अपना, हमको इससे मतलब नहीं है, बस कैरी नहीं आ रहा है, इतना केस 1 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो A प्लस C इक्वल टू 10 प्लस C होगा, ठीक है, इतना होगा। तो ये C कट जाएगा, A इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये डिजिट है ना, 1 से 9 तक होना चाहिए, तो मतलब यहाँ एक कैरी जरूर होगा, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। तो इसीलिए A प्लस C प्लस 1 एक कैरी हो गया इक्वल टू 10 प्लस C, ये वाला 1C को 10 प्लस C लिख सकते हैं, यहाँ से C कट गया, A इक्वल टू 9। तो यही पॉसिबिलिटीज है और कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है, A इक्वल टू 9 ही होगा, ठीक है, डेटा सफिशिएंट है। नेक्स्ट है, 3 नंबर x y z आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, ओके। यहाँ से 3 नंबर को सेलेक्ट किए, सच डैट x इज़ ग्रेटर देन 2y इज़ ग्रेटर देन 3z, ठीक है। जो भी x नंबर है, इस यहाँ x मान लिए, इसको y, इसको z मान लिए, ठीक है। तो इसको 2y, इसको 3z मान लिए। हाउ मैनी सच डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट आर पॉसिबल, ये सब क्वेश्चन में से हम लोग हमेशा बना के ही देख लेंगे, कम बनेगा क्योंकि 4 तक ही है, ठीक है। तो यहाँ x जो है सबसे बड़ा है, x को सबसे बड़ा नंबर असाइन करो, 7 असाइन कर दिए। तो देखो क्या ऐसा कोई नंबर है जो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो 7 को असाइन किए, तो y को क्या असाइन कर सकते हैं, y 2y इज़ ग्रेटर देन 3z है, तो y भी बड़ा होगा z से, ठीक है। तो कुछ नंबर इधर से ला स्टार्ट करो, 6 से। अगर 6 से स्टार्ट करेंगे तो 2 इंटू वाई है ना, तो 2 इंटू वाई 6, ये तो 7 से बड़ा हो जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है। 5 भी नहीं होगा, 4 इंटू 2 8, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो 3 पॉसिबल है, 3 इंटू 2 6 होगा, ठीक है। तो 3 पॉसिबल है, किसके लिए, वाई के लिए। अब जेड के लिए 1 और 2 में से कुछ होगा, तो 2 इंटू 3 है, 6 है ना, 6 से छोटा होना चाहिए जो भी नंबर लेंगे इधर, ठीक है। तो इधर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 2 पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 2 कहेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल टू हो जाएगा 6 से, तो केवल 1 पॉसिबल होगा, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 3। अब इसको वाई को 2 लेके देखते हैं, तो 2 पॉसिबल है क्या, तो 2 वाई मतलब 2 इंटू 2 4 इज़ ग्रेटर देन जेड, यहाँ भी 1 ही केवल पॉसिबल होगा, ये 3 इंटू 1, हाँ ये भी पॉसिबल है। तो 7 से स्टार्ट किए तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसे ही 6 से करेंगे, ठीक है, 6 लेके देखेंगे, तो यहाँ वाई को अगर हम लोग 3 लेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो
2 लेंगे तो 2 पॉसिबल है, ठीक है, तो 6 से और कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगा। फिर 5 से लेंगे तो 1 पॉसिबिलिटीज़ आएगा, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है। इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं PYQ में, रिपीटेड थीम है, कैसे अप्रोच करते हैं ये क्वेश्चन बार बार कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, पता नहीं किया हूँ मैं, लेंथी दिख रहा था थोड़ा सा। नेक्स्ट है इधर, एक क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। हमको एक्स और वाई का यूनिक वैल्यू निकालना है, और दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, ओके। तो स्टेटमेंट 1 है सच दैट एक्स डिवाइडेड वाई इज़ ऑड, क्या इससे एलोन निकाल सकते हैं क्या? एक्स डिवाइडेड बाई वाई जो है ऑड होगा, तो इससे एक्स और वाई का पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स को कुछ भी मान लो, जैसे 3 मान लिए, डिवाइड बाई वाई को 1 मान लिए, तो ये कितना आ जाएगा? ऑड हो जाएगा 3। ऐसे ही इसको 6 मान लिए, इसको 3, ठीक है, इसको 6 मान लो, इसको 2 मान लो, तो ये भी 3 होगा, ठीक है। ऐसे ही इसको 9 मान लिए, इसको 3 मान लिए, तो ये भी 3 होगा। तो ये तो ऑड हो रहा है ना, लेकिन ये अलग अलग है तीनों। यहाँ एक्स 3 है और वाई 1 है, यहाँ एक्स 6 है, वाई 2 है, तो पता नहीं चल रहा है, तो एलोन से तो पता नहीं चलेगा। दूसरा है एक्स वाई इक्वल टू 12, वो सेम क्वेश्चन है लगभग, मतलब सेम थीम है, ये भी पहले ही इसी पेपर में पहले आ चुका है, जो शायद 24 था, एक्स वाई इक्वल टू 24, ठीक है। वहाँ एक्स प्लस समथिंग कुछ था शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू 12, तो एक्स वाई इक्वल टू 12 कैसे बांट सकते हैं? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो केवल इससे डिस्टिंक्ट वैल्यू पता चलेगा क्या, ये देखना है, ठीक है। तो इससे केवल एक्स वाई इक्वल टू 12 में तो ये 3 वैल्यू आ जा रहा है, तो ये भी केवल इससे भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला के पता चल रहा है क्या, तो एक्स वाई इक्वल टू 12 देखें तो ये 3 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब इस पर देखो एक्स वाई किसको चूज़ करेंगे, ठीक है, सच डेट एक्स डिवाइडेड वाई इक्वल टू ऑड हो जाए। तो यहाँ पता चल रहा है कि जैसे अगर एक्स को 12 चूज़ करें, वाई को 1, तो 12/1 तो ऑड नहीं होगा, इवन होगा, ठीक है। अगर इसको 6 चूज़ करें, इसको 2, तो 6/2 इक्वल टू 3, हाँ ऑड हो रहा है, ठीक है। अब इसको चूज़ करें 4/3, ये तो नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब इंटीजर नहीं है, तो इससे पता चल गया कि ये वाला नंबर ही केवल आएगा, ठीक है। तो यूनिक वैल्यू पता चल गया, लेकिन दोनों को यूज़ करना पड़ा हमको, तो ऐसा ऑप्शन खोजो, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन ये वाला था। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट एंड ऑन, ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, ओके। ए सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड, कोई एक अमाउंट है, उसको एक्स वाई जेड में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। हु रिसीव द लिस्ट अमाउंट, ये निकालना क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड में से कौन सबसे कम रिसीव कर रहा है, ओके। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, एक्स रिसीव 4/5 ऑफ वाई, जो एक्स है, हाँ यहाँ लिखे हैं, एक्स रिसीव 4/5 ऑफ व्हाट वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 4/5 वाई प्लस जेड, ओके। दूसरा केवल इस स्टेटमेंट से हम लोग कौन सबसे छोटा है ये पता कर सकते हैं क्या? नहीं पता कर पाओगे केवल इससे, ठीक है। ऐसे ही y रिसीव 2/7 ऑफ एक्स एंड जेड टुगेदर, y इक्वल टू 2/7 ऑफ एक्स प्लस जेड टुगेदर, केवल इससे भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला के हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड आइदर ऑफ द एलोन, ठीक है। अकेला अकेला नहीं निकाल सकते हैं, बस दोनों को मिलाएंगे, दोनों को अगर मिला देंगे तो निकाल सकते हैं डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो ये यहाँ पे इसको दोनों को सॉल्व करो, एक्स वाई और जेड का वैल्यू जो है आ जाएगा, मतलब वैल्यू नहीं भी आएगा, वैल्यू लेकिन पूछा नहीं है, वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, बट कौन छोटा है ये पता चल जाएगा, वही पूछा है सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो सी से इतना हर चीज़ पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं, इतना समझना पड़ेगा कि क्या है नहीं है, मतलब इसको सॉल्व करने जाएँ इतना टाइम नहीं है, वैसे भी लास्ट तक आ चुके हैं 75, ठीक है। तो उतना दिमाग में ही सोचना पड़ेगा कि क्या होगा नहीं होगा, इतना समझ होना चाहिए मैथ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब वो अगर नहीं है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए बन जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट है, सेम टाइप का है। इफ़ द एवरेज मार्क्स इन ए क्लास आर 60, एवरेज मार्क्स 60 है, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। एवरेज मार्क्स 60 है, जैसे अगर 5 स्टूडेंट है,
स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, 3, 4, 5 मान लेते हैं। तो इसका एवरेज जो मार्क्स है वो 60 है, ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ है तो एवरेज मार्क्स हम लोग हमेशा बीच वाला को मान लेते हैं। इससे कुछ प्लस होगा, इससे कुछ प्लस, इससे कुछ प्लस, इससे कुछ प्लस, या सबका 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द हाइएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड लोवेस्ट मार्क्स इज़ 50, ठीक है। अच्छा पूछा क्या है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है। एवरेज मार्क्स 60 है, ठीक है, एवरेज मार्क्स 60 है बट हाईएस्ट मार्क्स 70 है और 50 है। तो क्या पता चल रहा है कितना देखो, 3 स्टूडेंट लिए अगर हम लोग तो 70, 60, 50, इसका एवरेज 60 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा भी लिए जिसमें से 5-5 का इम्प्रूव कर रहे हैं तो ये 5 स्टूडेंट है, इसका भी एवरेज 60 आएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी ले सकते हैं, 70 दो बढ़ा दें, अगर दो कम कर दें, 68, 66, 64, 62, 60 ऐसे करके और कम कर दें, लास्ट में 50। इसका भी एवरेज जो है यहाँ पे 11, टोटल 11 स्टूडेंट आएगा। तो 3 स्टूडेंट भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और भी बढ़ते जाएगा, ऐसे एक एक कम हो रहा है, ठीक है। तो 21 शायद आ जाएगा उस पर, तो नहीं बता सकते कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो केवल इससे नहीं बता सकते, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। बोला हुआ है कि अगर हम लोग इसको हाईएस्ट वाला को लोवेस्ट वाला को हटा दें फिर भी एवरेज चेंज नहीं होगा, तो क्या आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बता सकते हैं। देखो यहीं से बनेगा, अगर इसको हटा दें तो यहाँ तो एक स्टूडेंट है, एवरेज तो 60 ही रह गया। इसको भी देखें, अगर हम लोग इसको हटा दें तो भी एवरेज 60 ही रहेगा। यहाँ 3 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, यहाँ भी 70 और 50 को हटा दें तो भी एवरेज 60 ही रहेगा। तो यहाँ कितना जो 9 स्टूडेंट रहेगा, तो नहीं बता सकते हैं, इससे भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला के बता सकते हैं क्या, ठीक है, दोनों को। तो ऑप्शन देखो, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर, ये भी कट जाएगा, ठीक है। दूसरा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। तो ये दोनों तो कट गया, ठीक है। ये दोनों में हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये दोनों को अगर मिला दें तो भी क्या बनेगा। देखो ये वाला जो लिए हैं एग्जाम्पल, इस पर तो दोनों यूज तो कर ही रहे हैं, फिर भी पता चल रहा है कि नहीं, दोनों को भी स्टेटमेंट को भी यूज करें फिर भी हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इस पर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस पर देखो 2 केवल एग्जाम्पल लिखे, इससे बन गया। क्यों, क्योंकि इस दोनों स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ऑप्शन ले लिए। हमेशा थोड़ा जो एग्जाम्पल लो वो सब इजी लो, जितना इजी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2, ठीक है, ठीक है। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हुज सम इज प्राइम नंबर। अच्छा, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है जिसका सम भी प्राइम नंबर है, ओके। तो क्या बोला, व्हाट आर दोज 3 नंबर, वो जो नंबर है वो क्या होगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट है देयर सम इज लेस देन 23। तो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर हम लोग लिख लिए, 23 और 5 है इसलिए 23 तक लिख लेंगे तो काम चल जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 23 तक लिख लिए, देयर सम इज लेस देन 23, ठीक है। सम, तीनों नंबर का सम जो है 23 से कम है। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि यही सब तीनों में से कुछ, मतलब इतना तक ही आएगा, नहीं इतना भी आ सकता है, ठीक है। ये सब में से कोई भी 3 को उठाएं, 23 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या वो तीनों नंबर का पता चल सकता है। 23 से कम मतलब यहाँ तक 19, 17, 13, तो 19 अगर हम लोग देखें, ठीक है। तो इस पर एक ऑप्शन मिल जा रहा है, 5, 3, 5 और 11 को ऐड करेंगे तो 19 आ जा रहा है, ठीक है। अगर 17 को देखें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन 3 नंबर नहीं मिल रहा है जिसका सम 17 होगा। फिर ऐसे ही 13 को देखें तो नहीं होगा, इससे कम वाला सब, अब 11 ये सब तो होगा ही नहीं, ठीक है। मिनिमम देखो 2, 3 और 5 को ऐड करें तो 10 आएगा, ठीक है। तो ये सब 11 जिसका सम 11, 7 ये सब तो कुछ आएगा ही नहीं, तो केवल 19 होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग 3, 5 और 11 हो सकता है, ठीक है। केवल इससे हम लोग ऐसा डिस्टिंक्ट है और प्राइम नंबर है जिसका सम लेस देन 20 इतना है वो निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द नंबर इज़ 5। दूसरा नंबर बोला है कि एक नंबर जिसमें से 5 है, तो एक नंबर जो है 5 को ले लो। उसके बाद देखो 2 नंबर ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे यहीं पे देखो, एक तो 5 हो गया, दूसरा 3 है और 11 है, तो इसका सम जो है 19 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा और भी पॉसिबिलिटीज़ होगा क्या, क्यों, क्योंकि केवल एलोन इससे केवल हम लोग निकाल सकते हैं। देखो इससे केवल इससे निकाल सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट से ये निकल गया, एक ही को पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एलोन दिया रहा है उससे हो जाएगा, बट क्या सेकेंड वाला स्टेटमेंट एलोन से निकल सकता है कि, इसके लिए क्या पता करना पड़ेगा कि एक नंबर तो 5 है, एक तो पॉसिबल हो गया, और भी कुछ पॉसिबल है क्या। तो ऐसे करके देखें अगर हम लोग, तो 5 + 11 + 13 ये भी आ रहा था 29, ठीक है, 29 प्राइम नंबर है। तो 5 एक नंबर है ऐसा, फिर एक और वाई और जेड निकल जा रहा है जिसका सम जो है प्राइम नंबर है, मतलब
यूनिक नहीं है। जो जैसे 5 को एक नंबर x मान लिए तो y z 3 11 भी हो सकता है, 11 13 भी हो सकता है, और भी बहुत सारा होगा। तो यूनिक नहीं है, मतलब केवल स्टेटमेंट 2 से नहीं निकल सकता है, ठीक है। बट दोनों को कंबाइन करें, केवल एलोन इसी से निकल जा रहा है, तो कंबाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो। तो क्या है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन, ठीक है, बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट एलोन। सही बात है, पहला स्टेटमेंट, केवल पहला स्टेटमेंट से ही आंसर मिल जा रहा है, ठीक है, बट दूसरा स्टेटमेंट केवल दूसरा स्टेटमेंट से नहीं मिल रहा है, यही ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद कि मेरा गलत हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये इनसाइट वाला का आंसर था, इनसाइट वाला से मैच किया हुआ ये, ठीक है। उसने सी और डी में से कोई भी दिया हुआ, मेरा सी मारा हुआ था, लेकिन दूसरे और भी कोचिंग वाला से शायद डी है इसका। देखते हैं बना के क्या है। इज़ एक्स वाई एन इंटीजर, इज़ एक्स वाई इंटीजर। अच्छा, पूछ रहा है कि एक्स वाई इंटीजर है क्या। जब एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई इज़ इंटीजर, ओके, तो इस पर क्या लिए थे, जैसे कुछ भी बोला नहीं ना, एक्स और वाई का वैल्यू, तो एक्स को 1/4 ले लिए और वाई को 1/2 ले लिए, तो 2 इंटू 1/4 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2, ये 1 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या ज़रूरी है कि इंटीजर ही आएगा, नहीं, यहाँ कुछ और ले लें, 3/4 ले लें अगर, ठीक है, तो आएगा क्या, या इसको कुछ और ले लें, 3/4 इसको ले लें, तो ये जो आ जाएगा ये जो आ जाएगा +1/2 आ जाएगा, इसको कुछ और ले लो, इसको 6 ले लो, ऐसा कुछ तो नहीं आएगा इंटीजर, ठीक है। तो ये इंटीजर है या नहीं है, इससे कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसे ही सेम यही वाला है, यहाँ एक्स और वाई को बस इंटरचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर है क्या, केवल अगर केवल ये इंटीजर हो गया, ठीक है, तो इससे ये नहीं पता चल रहा है एक्स प्लस वाई इंटीजर है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये इंटीजर हो गया तो इससे डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है एक्स प्लस वाई इंटीजर है, ठीक है। तो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, और सी और डी में है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। कोई भी एक स्टेटमेंट को यूज़ करके हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट दोनों, अच्छा ठीक है, ये लास्ट आ गया था तो पूरा नहीं बनाए थे इसको, ठीक है। सी और डी में से कुछ होता तो जैसे पहले आ रहा था कि हाँ दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो बन जाएगा, तो मार के आगे बढ़ गए थे एकदम लास्ट टाइम था, ठीक है। बट इसका आंसर शायद डी आएगा। देखते हैं कि दोनों को अगर हम लोग यूज़ कर लें तो क्या ये पता चलेगा कि एक्स प्लस वाई इंटीजर, ठीक है। तो इस पर जैसे ऐसे कर सकते हैं, अच्छा सॉरी, बनाना क्या है, मतलब दोनों अगर साथ में भी होगा ना, दोनों ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मतलब डी आंसर होगा। इसको बना, अभी टाइम भी नहीं है अपना बनाने का, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इतना ही बना है, 79 वाला छोड़ दिए थे और ये 80 गलत हो गया, ठीक है। तो इस पर लगभग कितना मार्क्स बना था, हाँ, इस पर मेरा टोटल जो है वो 52 शायद 51 सही था, ठीक है, पॉजिटिव था, और 11 क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव था, ठीक है। और इस पे से अधिकतर क्या, लगभग ये 51 में से 45 जो है मैथ का ही होगा। लगभग 10 क्वेश्चन इंग्लिश का बनाए थे, और इंग्लिश के चलते ही बहुत सारा टाइम चल जाता है, क्योंकि इंग्लिश पहली बार बना रहे थे हम, अभी तक इंग्लिश बनाते नहीं थे। 23 का पेपर देख के इस बार सोचे थे इंग्लिश भी बनाना है, तो इंग्लिश भी बनाए थे और मैथ भी, तो इतना लगभग सही है। इस पे से इतना मार्क्स आएगा, 110 प्लस ही आएगा, 120 लगभग कुछ, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे 50 है, 50 मान के कर लेते हैं अगर, तो 100 और 150 प्लस इतना 2.5 मार्क्स होता है ना, सॉरी 125 प्लस 2.5 127.5 इतना पॉजिटिव हो रहा है, और लगभग 11 है तो इसको 12 मान लें, मतलब लगभग 1/3, इसका लगभग 9 मार्क्स, 8 से 9 मार्क्स नेगेटिव, तो वही 120 लगभग में आ रहा था, 115 से 20 तक लगभग आएगा, ठीक है। चलो अब क्या है आगे का प्लान, क्या है कि तुम लोग बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि पिछला साल हम लोग 6-7 मेंटर्स थे जो लगभग 40,000 स्टूडेंट को मेंटरिंग प्रोवाइड किए थे सीसेट में, ठीक है। उस साल जीएस में नहीं किए थे, इस साल जीएस, और इस साल मेरा जो है वो अकेला रहेगा, केवल मेंटरशिप नहीं, पूरा थ्योरी होगा,
मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का पूरा थ्योरी, ठीक है, जितना भी होगा। इंग्लिश नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश मुझे भी उतना नहीं आता है, तो कुछ तो बता देंगे, मतलब कैसे जो हम जितना जानते हैं, ठीक है। तो तुम ही लोग बताओ कि कितना मीन्स आइडियल कुछ प्राइस होना चाहिए। ये लगभग 3 से 4 मंथ का कोर्स होगा, वो प्लान करेंगे कैसे करना है, ठीक है अभी। और दूसरा चीज़ है कि एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, उस पर जुड़ जाओ, ठीक है, वहीं पे सारा कुछ अपडेट करेंगे, जो भी होगा वहीं पे कमेंट करना कि कितना प्राइस होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उस टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, उसको उस पर जुड़ जाना, ओके। और जिसको मीन्स कोर्स शायद कल तक बता देंगे कि कैसे क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। जितना जल्दी हो सके जुड़ जाओ, और प्राइस का डिस्कशन बाद में भी थोड़ा कर सकते हैं। और जिसको पता है मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग और जिसको पसंद है वो पहले भी कोर्स से जुड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अच्छा प्राइस पता नहीं है तो ठीक है, ठीक है अभी इतना ही है। जितना जल्दी हो सके तुम लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ और वहाँ पे बताओ, वोटिंग करा लेंगे कि कितना प्राइस होना चाहिए, ओके। चलो फिर बाय। आगे 1-2 दिन में या शायद कल ही टाइम मिलेगा अगर मुझे, तो जीएस का भी मैं इस बार जीएस का भी कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरा मार्क्स बता देता हूँ, इस बार 115 लगभग आया था विज़न से, ठीक है। 107 इनसाइड से आया हुआ, इनसाइड का ये से 115 या 13 कुछ लगभग इतना आया था विज़न से, ठीक है। 107 प्लस जो है इनसाइड से। और लगातार 3 साल कट ऑफ से लगभग 15 से 20 मार्क्स मेरा ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो भरोसा कर सकते हो जीएस में। और जो सीसेट में जैसे टॉप जो पहले 10 स्टूडेंट रहेगा उसके लिए मैं फ्री में मेंटरशिप मतलब फ्री, उसके लिए फ्री रहेगा मेंटरशिप। और दूसरे लोगों के लिए वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सारा सब्जेक्ट तो पढ़ाने का टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि सीसेट पूरा पढ़ाना है। जैसे साइंस हो गया, मेरा जो सब्जेक्ट हिस्ट्री मेरा वीक है, ठीक है। हिस्ट्री छोड़ के मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, बट सारा सब्जेक्ट पढ़ाने का टाइम नहीं है। बेसिकली जो लोग डरते हैं वो सब सब्जेक्ट को लेंगे, जैसे साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया या पॉलिटी हो गया, ठीक है। कुछ ही सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा, बट मेंटरशिप जो है वो सारा सब्जेक्ट का होगा। और जो सीसेट का कोर्स लेगा वो पहला 10 स्टूडेंट को सब कुछ मतलब मेंटरशिप जो है वो फ्री में रहेगा। मैं अपना नंबर दे दूँगा, जब मन करे कॉल करो, जो पूछना है सब कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।